हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे यूनिट एंड मेजरमेंट यानी अपना एनसीईआरटी का सेकंड चैप्टर की ये वाली वर्कशीट, जिसमें कुछ सेलेक्टेड क्वेश्चंस हैं जो मोस्टली एग्जाम में आ जाते हैं, जो हर टाइप लगभग कवर की गई है। तो उन क्वेश्चंस को हम आज सॉल्व करेंगे। ये क्वेश्चंस का जो आपको स्क्रीन पे देख रहे हैं, मैं एक एक क्वेश्चन को पढ़ रहा हूँ फिर कर रहा हूँ, ठीक है। तो पहले मैं पहला क्वेश्चन ले रहा हूँ। नेम, आपको ये स्क्रीन पे दिखाई देंगे एक साइड में, नेम द फिजिकल क्वांटिटीज हुज डायमेंशन फॉर्मूला आर एज फॉलोज। ये कह रहे हैं फिजिकल क्वांटिटी के नेम बताओ जिसका डायमेंशन फॉर्मूला ये दे रखा है। पहला ml2t-2, ये डायमेंशन फॉर्मूला दे दिया है। अब इसका रिवर्स है, जैसे आपको फिजिकल क्वांटिटी दे दी, इससे पहले डायमेंशन फॉर्मूला निकालना था। यहाँ दे रहा है ये डायमेंशन फॉर्मूला है, तो बताओ कौन सी फिजिकल क्वांटिटी है। तो देखो फोर्स का डायमेंशन फॉर्मूला आप जानते हो mlt-2, तो इसको भी आप ऐसे ही लिख दो। इसको लिख सकते हो ना mlt-2 इंटू एल। तो ये हो गया फोर्स और ये हो गया डिस्टेंस। अब फोर्स इंटू डिस्टेंस क्या होता है? ये फोर्स इंटू डिस्टेंस। वर्क डन, तो ये वर्क और एनर्जी का भी डायमेंशन ये होता है। तो ये फिजिकल क्वांटिटी जिसका डायमेंशन ये कौन सी है, या तो वर्क या एनर्जी। तो आप इसका डायरेक्ट आंसर लिखा जाता है इसका वर्क या एनर्जी। इस तरह से आप जज कर लेते हो, फोर्स इंटू डिस्टेंस, फोर्स इंटू डिस्टेंस, फोर्स इंटू डिस्टेंस, वर्क डन या एनर्जी। अब दूसरा देखो, बी पार्ट इसका, ये तो इसका ए पार्ट था पहले क्वेश्चन का। बी पार्ट ml2t-3, ml2t-3। अब देखो ml2t-2, सपोज ये भी नहीं है आपके पास, तो आप इसमें ml2 ऐसे mlt-2, ये क्या हो गया फोर्स, ये डिस्टेंस, और फिर क्या बचा t-1, यही तो बचा। ये देखो ये हो गया फोर्स, ये हो गया डिस्टेंस। पूरा लिखूं लैंग्वेज में, समझ रहे हो आप? ये फोर्स का, ये डिस्टेंस एल डिस्टेंस, और टाइम को नीचे ले गए ये टी। तो फोर्स इंटू डिस्टेंस क्या हो गया, वर्क डन, यानी वर्क अपॉन टाइम। वर्क अपॉन टाइम क्या होता है, पावर। इस तरह से आपको ब्रेक कर करके इनको पहचानना होगा। वर्क अपॉन टाइम दैट इज द पावर। तो ये किसका आ गया डायमेंशन फॉर्मूला, पावर का। सी mt-2, mt-2। अब इसमें देखो, इसको ऐसे लिख दो, एफ का लिखना शुरू करो, फोर्स बेसिक आपका यही है mlt-2। अब इसमें एक एल एक्स्ट्रा है तो एल से डिवाइड कर दिया, रह गया mt-2। तो ये हो गया फोर्स अपॉन लेंथ। फोर्स अपॉन लेंथ क्या होता है, सरफेस टेंशन। फॉर्मूले आपको याद रखने होंगे, सरफेस टेंशन जो चैप्टर 10 में आएगा, ये सरफेस टेंशन का है। डी ml-1 t-2, ml-1 t-2। तो देखो इसको ऐसे ले सकते हो आप, एफ का क्या बनेगा ml-2, ml-2 फोर्स हो गया, तो mt-2 एल आ गया। एक एल आप एक्स्ट्रा, ये L2 नीचे लिख दो, L2 नीचे ऊपर जाएगा तो L-1 बन जाएगा। ये देखो आप यहाँ से L2 लिखते ही L-1 बन जाएगा, यानी फोर्स अपॉन L2 क्या हो गया, ये तो फोर्स, L2 होता है एरिया। अब फोर्स अपॉन एरिया क्या होता है, प्रेशर। तो ये डायमेंशन किसका आ गया, प्रेशर और स्ट्रेस, ठीक है। ये प्रेशर का डायमेंशन है। अब इसमें ई, ये कौन सा था, एक मिनट, ml-1 t-2, ये ई था। डी में अब लिख रहा हूं, ये पहले ई लिख गया और डी लिख दिया मैंने, ई का था। डी का अब लिख रहा हूं ml-1 t-1, ये डी, ये ई पहले लिख दिया है, ml-1 t-1 ml1
अब देखो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं एम एल टी माइनस वन, एम एल टी माइनस वन, तो एल टी माइनस वन वेलोसिटी एम मास, तो ये हो गया मास इनटू वेलोसिटी। मास इनटू वेलोसिटी क्या होता है? लीनियर मोमेंटम, लीनियर मोमेंटम, ये लीनियर मोमेंटम का। इसको फोर्स की टर्म में भी जाके लिख सकते थे, फोर्स की टर्म में ऐसे लिख सकते थे एफ एम एल टी माइनस टू इंटू टी, एम एल टी माइनस वन बच जाएगा, तो ये हो जाएगा फोर्स इंटू टाइम, और फिर ये हो जाएगा इम्पल्स। इम्पल्स का लीनियर मोमेंटम और इम्पल्स का डायमेंशन सेम होता है, एफ इंटू टी भी बन रहा है, तो इम्पल्स का भी फिजिकल डायमेंशन यही होता है और लीनियर मोमेंटम का डायमेंशन ये होता है। और ई जो इसमें ई लिख दिया है वो एम एल टी माइनस वन रिपीट कर दिया है, एम एल टी माइनस वन तो हमने डी में पढ़ लिया है, एम एल टी माइनस वन जो एफ में दे रखा है, डी और एफ सेम दे रखे हैं इसमें क्वेश्चन, वो गलती से लिख दिया है तो एम कुछ और एल माइनस वन बना देगा तो विस्कोसिटी बन जाएगा, जैसे इसमें एम एल माइनस वन टी माइनस वन तो विस्कोसिटी का आ जाएगा वो, तो इसमें तो अभी यही है, मैं यही लिख रहा हूँ एम एल टी माइनस वन सेम है। तो ये आपका पहला क्वेश्चन हो गया, ठीक है। अब सेकेंड क्वेश्चन पढ़ रहा हूँ। सेकेंड देखो, deduce the dimensional formula for the following physical quantities, deduce the dimension formula for the following physical quantities। पहला दिया ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, अब ये तो वैसे आप खुद कर सकते हो, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। अब देखो ग्रेविटेशनल कांस्टेंट जिसको यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट होता है जी बोलते हैं, इसका यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट जी एम वन एम टू अपॉन आर स्क्वायर। तो जी की वैल्यू क्या आएगी? ये फॉर्मूले आपको याद करने होंगे, एफ आर स्क्वायर एम वन एम टू। अब एफ का डायमेंशन लिखो, हम जानते हैं एम एल टी माइनस टू, ये फोर्स का डायमेंशन, एफ इक्वल टू एम ए से एम ए फॉर एक्सलेशन। आर लेंथ है तो ये स्क्वायर है एल टू, ये m1 मास, ये भी m1 मास लिख दूं डायरेक्ट, m2 दो मास हो गए। अब इसको ऊपर ले जाके लिख दो, m2 ऊपर जाएगा, m1 पावर है, ऊपर जाके कितनी बचेगी m माइनस वन, l2 l3 हो गया और t माइनस टू, ये ब्रैकेट में बंद। ये ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का डायमेंशनल फॉर्मूला आ गया। ये सेकंड क्वेश्चन का ए पार्ट है। दूसरा इसमें पावर क्या होती है? रेट ऑफ डूइंग वर्क, यानी W अपॉन वर्क अपॉन टाइम, ये होता है पावर। और वर्क को लिखते हैं फोर्स इनटू डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, यही तो है फॉर्मूला इसका, फोर्स इनटू डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो फोर्स का क्या होता है? एम एल टी माइनस टू, डिस्टेंस एल, टाइम का टी। अब ये ऊपर ले जाओगे तो क्या बनेगा? ये एल 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 टू हो गया, ये टी ऊपर जाके टी माइनस थ्री, ये पावर का आ गया। अब इसमें सी, ये तो इजी है, आप खुद भी आराम से कर लोगे। सी सरफेस टेंशन, सरफेस टेंशन, सरफेस टेंशन का फॉर्मूला होता है फोर्स पर यूनिट लेंथ होता है, एल ई एन लेंथ पर यूनिट लेंथ। अब फोर्स का डायमेंशन क्या होता है? एम एल टी माइनस टू अपॉन लेंथ का एल, तो ये बचेगा एम टी माइनस टू, एम टी माइनस टू सरफेस टेंशन का। अब आगे सी हो गया, अब डी करते हैं। अब देखो डी पार्ट इसका सेकंड का। डी में इसमें यंग मॉडुलस, यंग मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, ठीक है, यंग मॉडुलस ही लिखा है। यंग मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी का बेसिक फॉर्मूला, सारी मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी का क्या होता है? स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन। इसमें यंग मॉडुलस में होता है लॉन्गिट्यूडनल,
हम 9 चैप्टर में जाके पढ़ लेंगे लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन। अब लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस तो होता है एफ अपॉन ए, और ये भी लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन है। लिखूं क्या, जगह कम रह जाएगी। लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन, और ये होता है डेल्टा चेंज इन लेंथ अपॉन लेंथ। तो इसको ऐसे लिख दोगे एफ अपॉन ए एल डेल्टा एल। अब इसका डायमेंशन लिखो, एफ का डायमेंशन एम एल टी माइनस 2, लेंथ का एल, एरिया का L2, डेल्टा एन इंक्रीज इन लेंथ, ये भी एल से एल हट गया, तो क्या डायमेंशन होता है L2 ऊपर ले जाओ, एम एज इट इज, एल माइनस 1 बचेगा L2, ये L1, तो ऊपर जाके माइनस हो गया, और T माइनस 2, ये यंग मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी है, वही है जो प्रेशर का है एफ अपॉन ए। तो ये तो डायमेंशन लेस होता है डेल्टा एल अपॉन एल, जिसको लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन बोलते हैं। यंग मॉडुलस के बाद इसका ई पार्ट, ई पार्ट है प्लैंक कांस्टेंट। प्लैंक कांस्टेंट, अब प्लैंक कांस्टेंट में का फॉर्मूला होता है एनर्जी ई इक्वल्स टू एच म्यू, म्यू यहाँ फ्रीक्वेंसी है, एच एनर्जी, एच प्लैंक कांस्टेंट है, ई एनर्जी है, तो एच इक्वल्स टू क्या आ जाएगा ई अपॉन म्यू। अब एनर्जी का डायमेंशन वही होता है जो वर्क का होता है, वर्क होता है एफ इंटू डी, तो एफ एम एल टी माइनस 2, ये तो एफ हो गया, डी से इंटू करते ही ये L1 और ऐड हो जाएगा, ये एनर्जी का हो गया एम एल टू टी माइनस 2, और फ्रीक्वेंसी म्यू ये होता है टी माइनस 1, फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला 1/T, फ्रीक्वेंसी क्या होता है म्यू इक्वल्स टू 1/T, रेसिप्रोकल ऑफ टाइम पीरियड, तो टी माइनस 1 इसका, ये रख दो यहाँ पर वैल्यू। तो एनर्जी का डायमेंशन क्या था एम एल टू टी माइनस 2 अपॉन फ्रीक्वेंसी टी माइनस 1, तो क्या डायमेंशन बचा है इसका एम एल टू एच टी, टी माइनस 1 ऊपर जाकर प्लस हो जाएगा तो टी माइनस 1, ये इसका डायमेंशन आ गया प्लैंक कांस्टेंट का। ये आपका ई पार्ट था। ई के बाद इसमें एफ गैस कांस्टेंट, एफ गैस यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट ही बोलते हैं इसको, गैस कांस्टेंट। तो गैस की इक्वेशन ये होती है पी वी इक्वल्स टू एन आर टी, ये केमिस्ट्री में जल्दी आ जाएगी, फिजिक्स में भी आ जाएगी, वैसे 13 चैप्टर में, फिजिक्स में इतना नहीं पढ़ते। ये गैस आइडियल गैस इक्वेशन होती है पी वी इक्वल्स टू एन आर टी, पी या प्रेशर है, लिख देता हूँ, पी क्या है प्रेशर, वी वॉल्यूम है, आर गैस कांस्टेंट, और एन नंबर ऑफ मोल्स, नंबर ऑफ मोल्स, टी टेम्परेचर, टी टेम्परेचर आपको किसका निकालना है आर का, तो देखो आर इक्वल्स टू क्या बनेगा पी बी, आर निकालो एन टी नीचे चला जाएगा एन टी। अब हमें पी का डायमेंशन लिखना है, प्रेशर होता है क्या है एफ अपॉन ए, एफ क्या होता है एम एल टी माइनस 2, एरिया होता है L2, एरिया का डायमेंशन, ऊपर ले जाओगे तो क्या बचेगा एम एल माइनस 1, ये होगा एम एल माइनस 1 टी माइनस 2 ऊपर जाके, तो इसका प्रेशर का लिख रहा हूँ एम एल माइनस 1 टी माइनस 2, वॉल्यूम, वॉल्यूम का यहाँ लिख रहा हूँ L3, लेंथ इंटू लेंथ इंटू लेंथ, तो ये हो गया वॉल्यूम का L3 अपॉन नंबर ऑफ मोल्स, तो इसको तो मोल ही लिखते हैं इसका, MOLE मोल तो वैसे लिखा जाता है, ये मोल ऐसे फंडामेंटल सिंबल। टी टेम्परेचर, टेम्परेचर का के केल्विन। अब इसको सोल्व करो तो देखो एम 1 ही पावर है, कुछ नहीं तो 1 लगाओ या मत लगाओ, L माइनस 1 और L3, तो L2 बचेगा ये, और ये T माइनस 2, मोल ऊपर जाके मोल इनवर्स और K माइनस 1, ये इसका डायमेंशन आ गया गैस कांस्टेंट का। ठीक है, ये आपका गैस कांस्टेंट, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट का डायमेंशन है एफ। एफ के बाद इसमें आ रहा है नंबर जी,
जी, बोल्ट्जमान कांस्टेंट, बोल्ट्जमान कांस्टेंट। अब बोल्ट्जमान कांस्टेंट को के भी लिखते हैं, सिंपली बिफोर बोल्ट्जमान भी लगा देते के भी। ये होता है हीट अपॉन टेम्परेचर, हीट अपॉन टेम्परेचर। हीट एनर्जी होती है, तो जो एनर्जी का डायमेंशन यानी जो वर्क का डायमेंशन, वर्क का डायमेंशन डायरेक्ट लिख रहा हूं मैं mL2T-2। ये हीट और एनर्जी सेम, एनर्जी का हीट इज द एनर्जी, तो एनर्जी का डायमेंशन है, टेम्परेचर का होता है K, तो इसका डायमेंशन क्या हो गया mL2T-2K-1। ये बोल्ट्जमान कांस्टेंट हो गया। तो ये आपका G, ये सेकंड क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया। अब देखो मैं थर्ड कर रहा हूं। थर्ड, अब क्वेश्चन थर्ड को मैं पढ़ रहा हूं इसमें। थर्ड, ए फोर्स F, लेंथ L एंड टाइम T आर चूजन एज द फंडामेंटल क्वांटिटी। ये कह रहे हैं फोर्स F, लेंथ L, टाइम T, लेंथ L, फोर्स F आर चूजन एज द फंडामेंटल क्वांटिटीज। जो फंडामेंटल क्वांटिटी अपनी 7 है ना, उस तरह से बोला इनको चूज कर लो आप एज ए फंडामेंटल क्वांटिटी। देन व्हाट वुड बी द डायमेंशन फॉर्मूला फॉर डेंसिटी। तो डेंसिटी का डायमेंशन फॉर्मूला बताओ, इसका मीनिंग डेंसिटी का डायमेंशन फॉर्मूला इनकी टर्म में बताओ, ठीक है। तो देखो F का डायमेंशन फॉर्मूला क्या होता है, यह आपको बताना है डेंसिटी का डायमेंशन फॉर्मूला बताना है। किसकी टर्म में, FLT की टर्म में। ये बोल रहा है ये आपकी फंडामेंटल है। F का डायमेंशन फॉर्मूला क्या होता है mLT-2, मैं ब्रैकेट नहीं लगा रहा हूँ, L और T ये तो फंडामेंटल है ही। तो इसमें डेंसिटी क्या होता है, मास अपॉन वॉल्यूम, यही तो होता है मास अपॉन वॉल्यूम। तो आपको M को रिप्लेस करना होगा, तो M पहले ही निकाल लो इससे। M क्या आएगा F अपॉन LT-2, तो आपको FLT में आंसर देना है, M गायब हो जाएगा। अब डेंसिटी लिखना शुरू करो। डेंसिटी के डायमेंशन के लिए डेंसिटी इक्वल्स टू क्या होता है, मास अपॉन वॉल्यूम। ये डेंसिटी का फॉर्मूला है जो आपको याद भी रखना है। अब मास का डायमेंशन तो ये रहा, M फॉर मास ही है, F अपॉन LT-2 लिख रहा हूं। देखो F अपॉन LT-2, ये तो मास का लिख दिया। वॉल्यूम, अब वॉल्यूम का डायमेंशन क्या होता है L3, वॉल्यूम का डायमेंशन यही तो होगा लेंथ इंटू लेंथ वॉल्यूम, ये होगा L3, ये L3। अब इसको सॉल्व कर दो, ये F, L3 कितना हो गया L4, तो ये ऊपर जाके -4 और T2, ये डेंसिटी का डायमेंशन हो गया FLT की टर्म में। आपने M निकाल लिया, आपको ये डेंसिटी का बेसिकली डायमेंशन निकालते हैं M अपॉन V, तो क्या आता है mL-3, तो आपको M को रिप्लेस करना था। L तो इसमें है बेसिक में, फंडामेंटल में दे रखा है, M को हटाना है, M नहीं चाहिए, तो M हमने यहाँ से निकाला और इसमें रख दिया। ये आपका थर्ड एग्जाम्पल था। अब मैं फोर्थ कर रहा हूँ। फोर्थ देखो, फोर्थ, फाइंड द वैल्यू ऑफ 16 जूल पर मिनट। फाइंड द वैल्यू ऑफ 16 जूल पर मिनट, 16 जूल पर मिनट। ये कह रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ 16 जूल पर मिनट ऑन ए सिस्टम दैट हैज 100 ग्राम, 100 सेंटीमीटर एंड, सेंटीमीटर लिखा है, एंड 1 मिनट एज द बेस यूनिट। ये बेस यूनिट क्या दे रहा है 100 ग्राम, 100 सेंटीमीटर, 1 मिनट। उसमें वैल्यू 16 जूल पर मिनट की बताओ, ये न्यू सिस्टम दे दिया इसमें। अब देखो पहले इसको समझो, 16 जूल पर मिनट कौन सी फिजिकल क्वांटिटी है। तो देखो इसको ऐसे लिखते हो 60 जूल और 1 मिनट, यही तो है ये। अब इसको चेंज करो, 60 और 1 मिनट में कितनी सेकंड होती है 60, ये जूल पर सेकंड। जूल पर सेकंड क्या होता है, यानी वर्क अपॉन टाइम, पावर होती है।
ये पावर का है, पावर, ये आपने जज कर ली। फिजिकल क्वांटिटी कौन सी होगी, पावर। 60 कट गया, 1 जूल पर सेकेंड, इसको हम वाट भी इसी को बोलते हैं, 1 वाट, यानी पावर दे दी 1 वाट। अब पावर का डायमेंशन याद करो, डायमेंशन की जरूरत पड़ेगी। P पावर का डायमेंशन, P फॉर पावर लिख रहा हूँ, पावर का डायमेंशन रेट ऑफ डूइंग वर्क, ये तो होता है वर्क अपॉन टाइम। तो वर्क का डायमेंशन क्या होता है, mL2T-2, या अगर भूल जाते हो वर्क का F इंटू डी, W का डायमेंशन ऐसे निकल जाएगा F इंटू डी, F का डायमेंशन MA से mL_T-2 और D का डायमेंशन लेंथ, यानी बेसिक आपको वेलोसिटी का डायमेंशन याद रखना है LT-1। एक्सलेशन का डायमेंशन याद रखना है LT-2। तो फोर्स का डायमेंशन तो अपने आप लिख दो ना MA, इसमें M लग जाएगा, A का तो ये रहा, तो यही तो लिखा है देखो MA फोर्स का और डिस्टेंस का L। तो वर्क का क्या हो गया, इसको सॉल्व करोगे जो mL2T-2, मैंने वो डायरेक्ट लिख दिया mL2T-2, ये सारा आप मन में कर सकते हो सॉल्व, अपॉन टाइम का T। तो ये पावर का डायमेंशन आ गया, इसको सॉल्व करते हैं। तो ये हो गया M-1 क्यों M, अब ये L2 और T-3, ये आ गया पावर का, M1 है यहाँ, ठीक है, mL2T-3। अब इसमें जो अब वो फॉर्मूला यूज करेंगे N2 = N1 M1/M2 होल पावर A, तो उससे कंपेयर करेंगे। तो पहले ही कर देता हूँ, A की वैल्यू M की पावर 1, B की वैल्यू L की पावर 2 एंड C की वैल्यू -3। अब आप फॉर्मूला लिखना शुरू करो। ये N1, इसमें N1 क्या हो गया, 1 हो गया। अब ये 60 नहीं रहा, N1 ये 60 दिया, ये 1 हो गया सॉल्व करके, और N1 आपका क्या हो गया 1। तो देखो ये फॉर्मूला था N2 = N1 M1/M2 होल पावर A, L1/L2 होल पावर B, T1/T2 और ये पावर C। अब इसकी वैल्यू रखो, देखो M1 N1 के लिए लिखा हुआ है, N1 क्या है, ऐसा यूनिट है वाट पावर की, तो N1 आपका कितना है 1, M1 मास, तो ये 1 kg ऐसा यूनिट में, M2 उसने खुद दे रखा है, ये रहा M2 100 ग्राम, 100 ग्राम, और ये पावर A कितना है 1, L1 ऐसा यूनिट में 1 मीटर, L2 उसने खुद दे दिया 100 सेंटीमीटर, और VB2 पावर, टाइम ऐसा यूनिट टाइम 1 सेकेंड, इसने खुद दे रखा है 1 मिनट, 1 मिनट को लिख दूं डायरेक्टली 60 सेकेंड, और C-3, ये सॉल्व होके आएगा। तो देखो 1 kg को लिख दो 1000 ग्राम अपॉन 100 ग्राम पावर 1, ये 1 मीटर को 100 सेंटीमीटर, और ये 100 सेंटीमीटर पावर 2, और ये हो गया 1/60 होल पावर -3। तो देखो यहाँ ग्राम से ग्राम कट के सिर्फ यहाँ तो रह गया 10, और ये N2, ये 1 की पावर 2, तो ये रह गया 1 N2, यहाँ 60 की पावर -3, तो ऊपर चला जाएगा 60 की पावर 3, ये तो आया। अब इसको फर्दर सोल्व करते हैं, यहाँ कर रहा हूँ, ठीक है, इसको मिटा के। अब देखो ये N2 = आ गया 10 × अब ये 60 की पावर 3, 6 × 6 × 6 कितना हुआ 216, और ये 10 × 10 × 10 यानी 1000, तो 3 0 यहाँ लगा दी, ये आ गया। अब ये हो गया आपका 21640। अब इसको साइंटिफिक नोटेशन में लिखता हूँ 2.16, तो 4 ये 2 ये इंटू 10⁻⁶, ठीक है। अब ये न्यू सिस्टम में हो गया, जो न्यू सिस्टम इसमें दिया N2 की वैल्यू यानी 60 जूल पर मिनट = दिस, इसका मीनिंग ये निकला 60 जूल पर मिनट = 2.16 × 10⁶ इंटू इन न्यू सिस्टम, ये न्यू सिस्टम में कन्वर्ट हो गया। ये आपका था 4th क्वेश्चन। अब मैं 5th कर रहा हूं।
अब देखो फिफ्थ क्वेश्चन, आपको स्क्रीन पे देख रहे हैं क्वेश्चन, मैं फिफ्थ पढ़ रहा हूं। इफ द यूनिट ऑफ फोर्स इज 1 किलो न्यूटन, यानी यूनिट ऑफ फोर्स, फोर्स की यूनिट ऑफ फोर्स लिखना पूरा में, फोर्स इक्वल टू नहीं है ये 1 किलो न्यूटन, ये यूनिट ऑफ फोर्स है। इसका मतलब यूनिट ऑफ फोर्स 1000 न्यूटन है। आप लिख देना यूनिट ऑफ फोर्स। चलो मैं लिख देता हूं, यूनिट ऑफ फोर्स, फोर्स मीन्स एफ, 1 किलो न्यूटन। यूनिट ऑफ लेंथ, यूनिट ऑफ लेंथ, इसको एल लिख देता हूं, 1 किलोमीटर, इट मीन्स 1000 मीटर। एंड द यूनिट ऑफ टाइम, यूनिट ऑफ टाइम वो कितनी दे रखी है, टी, टाइम का सिंबल टी, 100 सेकेंड, ऐसे लिख देता हूं, 5 दिखेगा, 100 सेकेंड। व्हाट विल बी द यूनिट ऑफ मास, ये कह रहा है यूनिट ऑफ मास बताओ, यूनिट ऑफ मास, इसका मतलब एम की यूनिट बतानी है आपको। लेंथ की दे रखी है, टाइम की दे रखी है, फोर्स की दे रखी है। अब यूनिट ऑफ मास चाहिए, तो फोर्स का डायमेंशन फॉर्मूला लिखो, एम एल टी माइनस 2, फोर्स का यही होता है, एम निकालो इससे, एम इक्वल्स टू एफ एल टी माइनस 2। अब फोर्स को लिख दो, फोर्स की यूनिट कितनी है, यूनिट ऑफ, अब यूनिट ऑफ मास आ जाएगी इससे, यूनिट ऑफ मास एम इक्वल्स टू, एफ की यूनिट लिख दो यहां पर कितनी है, 1000 न्यूटन अपॉन एल 1000 मीटर, टाइम 100 सेकेंड, तो ये 100 सेकेंड, और ये पावर कितनी है इसकी, -2। तो देखो ये तो ऐसे ही कट गया, 100 ऊपर चल जाएगा, तो इसको यहां लिख देता हूं, ये हो गया 100 s स्क्वायर, ऐसे ऊपर जाके पॉजिटिव, ये कैंसिल आउट, और न्यूटन पर मीटर ये बचा। अब इसको मैं यहाँ सॉल्व कर रहा हूँ, 100 × 100 10,000, तो 10⁴ लिख दिया। यूनिट ऑफ मास, अब मैं एम ही लिख रहा हूँ, यूनिट ऑफ मास ही निकल रहा है, एम इक्वल्स टू 10⁴, ये सेकेंड स्क्वायर, और ये न्यूटन, और ये मीटर। अब मास की यूनिट आप जानते हो क्या होती है, केजी। अब इसको फंडामेंटल में चेंज करो, न्यूटन होता क्या है, देखो फोर्स की यूनिट ये होती है एम ए, एम की क्या होती है केजी, और इसकी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, इसको बोलते हैं न्यूटन। तो न्यूटन को फंडामेंटल में लिख दो, ये 10⁴ सेकेंड स्क्वायर, न्यूटन को लिखा आपने केजी, मीटर अपॉन सेकेंड स्क्वायर, 1 मीटर ये रहा, ये भी तो बच रहा है 1/m। अब देखो एम से एम कट गया, सेकेंड स्क्वायर से सेकेंड स्क्वायर कट गया, 10⁴ केजी, मास की यूनिट यही तो होती है, ये निकल के आ गई। अगर फोर्स 1000 न्यूटन है, यूनिट फोर्स की, और लेंथ की यूनिट 1000 मीटर है, और टाइम की यूनिट 100 सेकेंड है, तो फिर फोर्स मास की यूनिट 10⁴ केजी होगी। ये आपका क्वेश्चन 5th हो गया। अब 6th क्वेश्चन कर रहे हैं। अब क्वेश्चन नंबर 6, द वंडर वाली क्वेश्चन फॉर ए गैस, गैस की वंडर वाली क्वेश्चन है, P + A/V² और V - V = RT। डिटरमाइन द डायमेंशंस ऑफ A एंड V। ये कह रहा है A का डायमेंशन बताओ और B के डायमेंशन बताओ, ये बोल रहा है। अब इसमें ध्यान रखना, P प्रेशर, P क्या है यहां पर, प्रेशर, और V यहां पर वॉल्यूम, R गैस कांस्टेंट, और T टेम्परेचर, ये होता है इसमें। लेकिन हमें RT की रिक्वायरमेंट नहीं पड़ेगी यहाँ, हमें डायमेंशन किसके चाहिए, A और B के। तो हमने प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी पढ़ा है, 2 फिजिकल क्वांटिटी तभी ऐड और सब्ट्रैक्ट हो सकती है जब उनके डायमेंशन सेम हो। तो यहाँ देखो P
और a अपॉन बी स्क्वायर ऐड हो रहे हैं, इसका मतलब p का और a अपॉन बी स्क्वायर का डायमेंशन सेम होगा। ये दोनों ऐड तभी हो सकती हैं। तो डायमेंशन बाय प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी, डायमेंशन a अपॉन बी स्क्वायर इक्वल्स टू डायमेंशन ऑफ p। अब p क्या है अपना प्रेशर। अब प्रेशर होता क्या है, फोर्स अपॉन एरिया। फोर्स का डायमेंशन mlt माइनस 2, एरिया L2। तो क्या निकल के आएगा m, इसको ऊपर ले जाओ L माइनस 1 t माइनस 2, ये L पावर 1 ऊपर जाके माइनस हो गई L माइनस 1 और t माइनस 2 एज इट इज। तो डायमेंशन ऑफ p लिख दो m L माइनस 1 t माइनस 2। अब हमें किसका चाहिए डायमेंशन, a का। तो डायमेंशन ऑफ a, अब b वॉल्यूम है तो वॉल्यूम का डायमेंशन तो आप जानते हो L3 और ये भी स्क्वायर, तो L6 हो गया इक्वल्स टू m L माइनस 1 t माइनस 2। तो डायमेंशन ऑफ ए क्या आ जाएगा, m L माइनस 1 t माइनस 2, ये कितना हो जाएगा L6, L6 इधर आ जाएगा। अब m एज इट इज, ये कितना बचा L5, ये कितना बचा t माइनस 2। ये डायमेंशन ऑफ ए आ गया, ये ए का डायमेंशन हो गया। डायमेंशन को बिग ब्रैकेट में बंद कर देते हैं। अब हमें v का डायमेंशन चाहिए। अब देखो ये v और ये वॉल्यूम में से माइनस हो रहा है, इसका मतलब बाई प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी डायमेंशन ऑफ v इक्वल्स टू डायमेंशन ऑफ वॉल्यूम v। अब v का डायमेंशन क्या होता है L3, तो ये v का डायमेंशन आ गया। हमें ROT की रिक्वायरमेंट ही नहीं हुई, क्योंकि दो फिजिकल क्वांटिटी तभी ऐड सब्ट्रैक्ट हो सकती है जब उनका डायमेंशन सेम हो। इसका मतलब इस पूरे का डायमेंशन v के इक्वल, v का डायमेंशन v के इक्वल होगा, वॉल्यूम के इक्वल। तो ये इनके डायमेंशन निकल के आ गए। अब हम करेंगे क्वेश्चन 7। क्वेश्चंस आपको वर्कशीट में दिखाई दे रहे हैं। वर्कशीट के जो क्वेश्चंस हैं वो आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहे हैं। इसको जैसे इसको वीडियो को, इन क्वेश्चंस को समझने से पहले जो यूनिट एंड मेजरमेंट चैप्टर की जो पहले वीडियोज हैं उनको देख लेना, उनको समझ के तभी आप इन क्वेश्चंस को कर पाओगे। तो इससे पहले उसमें यूनिट एंड मेजरमेंट के चैप्टर्स की कुछ हैं थियोरेटिकल जो वीडियोज हैं उनको एक बार पढ़ लेना उनसे। अब क्वेश्चन 7 में पढ़ रहा हूँ। द वेलोसिटी v ऑफ वाटर वेव डिपेंड ऑन द वेवलेंथ। वाटर वेव की वेलोसिटी v डिपेंड ऑन वेवलेंथ, वेवलेंथ का सिंबल लैम्बडा। और सपोज a पावर किस तरह से डिपेंड है बताया, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, इसलिए हमने v किस पे, लैम्बडा, वेवलेंथ लैम्बडा किस पे डिपेंड है, वाटर वेव की स्पीड। तो a पावर लगा दी ऑन द वेवलेंथ लैम्बडा, डेंसिटी ऑफ वाटर रो, और डिपेंड किस पर है, डेंसिटी ऑफ वाटर रो, ये पावर b लगा दी। एंड द एक्लेशन ड्यू टू ग्रेविटी, एक्लेशन ड्यू टू ग्रेविटी ये लगा दी g की पावर c। इन तीन पे डिपेंड है। अब आगे बोल रहा है डिड्यूस बाय द मेथड ऑफ डायमेंशन द रिलेशनशिप बिटवीन दीज क्वांटिटीज। तो इनमें मेथड डायमेंशन का यूज करो, इनमें रिलेशन को ड्राइव करो। तो इसको डायरेक्टली तीनों, ये तो मैंने आपको क्वेश्चन के अकॉर्डिंग लिखा है, डायरेक्टली तीनों को ऐसे ले सकते थे, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल लैम्बडा a रो b g c, इक्वल में बदल दोगे तो यह k कांस्टेंट डाल दिया, k प्रोपोर्शनली कांस्टेंट, ये लैम्बडा a रो b और g c, लैम्बडा a रो b g c, a b c इनकी पावर ले ली। अब देखो भाई प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी, आप यहाँ लिखोगे भाई प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी, मैं शॉर्ट कर लिख देता हूँ भाई प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी, भाई प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी, डायमेंशन ऑफ LHS, डायमेंशन ऑफ LHS इक्वल्स टू डायमेंशन ऑफ RHS। अब देखो LHS का डायमेंशन स्पीड, ये बोला वाटर वेव की स्पीड, तो स्पीड का डायमेंशन क्या होता है LT माइनस 1, LT माइनस 1 इक्वल्स टू, अब लैम्बडा, लैम्बडा वेवलेंथ, वेवलेंथ को आपको याद करा देता हूं। वेवलेंथ क्या होता है, जैसे वेव चलती है तो 9th 10th में भी आ गया, नहीं तो हम 14 चैप्टर में या 14 15 चैप्टर में, 14 15 दोनों में ही है, वहां हम पढ़ लेंगे। डिस्टेंस बिटवीन टू क्रेस्ट, ये वेवलेंथ होती है लैम्बडा, डिस्टेंस बिटवीन टू सक्सेसिव क्रेस्ट, यानी लैम्बडा होता है क्या लेंथ, तो k तो डायमेंशन लेस है,
लैम्डा का डायमेंशन लिख दिया हमने लेंथ l और ये a, और डेंसिटी होती है मास अपॉन वॉल्यूम, मास अपॉन वॉल्यूम। तो मास का हो गया m, वॉल्यूम का होगा L3, तो इसका डायमेंशन आ जाएगा m l माइनस 3, ये डेंसिटी का डायमेंशन आ गया m l माइनस 3 पावर v। g एक्सलेशन ड्यू टू ग्रेविटी, यानी अर्थ का एक्सलेशन। तो एक्सलेशन का डायमेंशन तो आप जानते हो lt माइनस 2 और पावर ये c। ठीक है, अब इसको मैं साफ कर देता हूं। अब देखो ये lt माइनस 1, तो इसमें m नहीं है तो m का लिख दिया m, इसमें m0 L1 t माइनस 1 इक्वस टू इसका lt माइनस 1, l कुछ नहीं तो 1 है। अब देखो यह सबसे पहले m सिर्फ यहाँ पर है तो m की पावर ये b आ जाएगी, m पावर b, l की पावर यहाँ से a, और ये देखो यहाँ से आएगी माइनस 3b, पावर ऐड हो जाएगी, इनटू हो रहे सारे, तो इससे माइनस 3b, इससे l की पावर c तो प्लस c, और t, अब t की पावर यहाँ से देखो यहाँ t नहीं, यहाँ t नहीं, यहाँ t है, तो ये माइनस 2 इंटू c, माइनस 2c, ये आपकी m की पावर l की पावर t की पावर। आप लिखोगे ऑन कंपेरिजन, ऑन कंपेरिजन। अब इनको कंपेयर किया तो देखो m की पावर यहाँ कितनी है 0, इधर m की पावर कितनी है b, तो कंपेरिजन के बाद हमने b इक्वल्स टू 0, ये पावर कंपेयर कर ली। इधर l की पावर क्या है a माइनस 3b प्लस c, कितना होगा a के इक्वल, तो a माइनस 3b प्लस c इक्वल्स टू 1, t की पावर माइनस 2c, t की पावर माइनस 21, तो माइनस 2c इक्वल्स टू माइनस 1। ये इक्वेशन हो गई फर्स्ट, ये सेकेंड और ये थर्ड। ठीक है, या ऐसे कर लो, इसको लिखने में इजी रहेगा। जैसे इसको आप फर्स्ट दे लो, इक्वेशन फर्स्ट, ये सेकंड, ये थर्ड और ये फोर्थ। अब b की वैल्यू तो डायरेक्ट निकली हुई है b इक्वल्स टू 0, थर्ड फोर्थ से देखो, फ्रॉम इक्वेशन फोर्थ c की वैल्यू आ जाएगी, माइनस से माइनस कट गया, c इक्वल्स टू कितना आ जाएगा 1/2, c की वैल्यू 1/2। अब हमें b की वैल्यू है, c की आ गई, हमें a चाहिए, तो इससे थर्ड को यूज कर लो। ठीक है, अब इसको रब कर रहा हूं मैं, थर्ड को यूज करो यहां पर, फ्रॉम इक्वेशन थर्ड, a माइनस 3, b कितना है 0, 3 इंटू 0 प्लस c कितना है हाफ इक्वल्स टू 1, तो ये तो 0 हो गया, हाफ इधर जाके 1 से माइनस होगा, तो a की वैल्यू कितनी बचेगी 1/2, a की वैल्यू 1/2 और c की वैल्यू 1/2, b की वैल्यू 0। पुटिंग द वैल्यू ऑफ a, b एंड c इन इक्वेशन फर्स्ट, a, b, c की वैल्यू इक्वेशन फर्स्ट में रख दो। ठीक है, लिख देना पुटिंग द वैल्यूज ऑफ a, b, c इन इक्वेशन फर्स्ट। तो देखो v इक्वल्स टू क्या आएगा, k एज इट इज, लैम्डा a कितना आया हाफ, रो, ये रो, b की वैल्यू 0 और c की वैल्यू कितनी है हाफ, ये रख दिया। अब किसी की पावर 0 क्या हो जाएगा 1, तो इसको आप ऐसे ले सकते हो k लैम्डा g होल पावर हाफ, या ये आ जाएगा k, इसको ऐसे भी लिख सकते हो रूट लैम्डा g। ये ड्राइव हो गया रिलेशन, b इक्वल्स टू k कांस्टेंट है अंडर रूट लैम्डा g। ये आपका 7th क्वेश्चन का सॉल्यूशन हो गया, यानी रिलेशन ये आ गया b इक्वल्स टू k रूट लैम्डा g। अब हम आगे बढ़ते हैं 8th क्वेश्चन पर। 8th क्वेश्चन को पढ़ रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 8, द वेलोसिटी ऑफ साउंड वेव b थ्रू अ मीडियम मे बी एज्यूम टू डिपेंड ऑन, यानी साउंड वेव की वेलोसिटी a
साउंड वेव की 8th क्वेश्चन लिखा है, साउंड वेव की वेलोसिटी v किस पे डिपेंड कर रही है? डिपेंड ऑन द डेंसिटी ऑफ द मीडियम d, डेंसिटी पे डिपेंड करती है d, तो ये लिख दिया पावर a। एंड द मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी e, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी e पर डिपेंड करती है, इसकी पावर लिख दी b। डिड्यूस बाई मेथड ऑफ डायमेंशन, डिड्यूस बाई मेथड ऑफ डायमेंशन द फॉर्मूला फॉर द वेलोसिटी ऑफ साउंड, टेक डायमेंशन कांस्टेंट, ये कह रहा है टेक डायमेंशन कांस्टेंट k=1, ये k=1 ले लो, तो ये b = k लिखा, DAEB, अब k की वैल्यू इसने खुद दे दी 1 है, तो v कितना आ गया DAEB, d डेंसिटी है और e मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी है। अब इनमें रिलेशन लाना है, तो वही प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी, डायमेंशन ऑफ LHS = डायमेंशन ऑफ RHS, ठीक है। डायमेंशन LHS ऑफ यहाँ नहीं लगाया है, डायमेंशन ऑफ LHS = डायमेंशन ऑफ RHS। LHS डायमेंशन स्पीड है, स्पीड का डायमेंशन क्या होता है LT-1 = ये डेंसिटी, डेंसिटी का भी निकाल मास अपॉन वॉल्यूम, मास का m, वॉल्यूम नीचे L3, ऊपर जाके mL-3, ऊपर जाके -3 हो गया, पावर कितनी a। दूसरा मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, देखो मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी होता है स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन, स्ट्रेन डायमेंशन लेस है, चेंज इन डायमेंशन अपॉन ओरिजिनल डायमेंशन, ये डायमेंशन लेस, इसका कोई डायमेंशन नहीं होता, स्ट्रेस का डायमेंशन होता है। स्ट्रेस क्या होता है F/A। अब चेंज इन डायमेंशन, ये यंग मॉडुलस के लिए लिख देता हूं ΔL/L, मॉडुलस ऑफ, वैसे ΔB/B भी होता है, ठीक है, वो 3 मॉडुलस हम 9th चैप्टर में पढ़ लेंगे। तो मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी F, ये ऐसे बन जाएगा F/A, इसका तो डायमेंशन है ही नहीं, डायमेंशन लेस, चाहो तो लिख लो L/ΔL। F का डायमेंशन क्या होता है mL-T-2, ये F का डायमेंशन, L का डायमेंशन L, A एरिया, फोर्स अपॉन एरिया, एरिया का डायमेंशन L2, ΔL, तो L से L तो ऐसे ही कट गया, ये L2 ऊपर जाएगा, तो क्या बचेगा mL-1-2 यानी -1 और T-2, ये इसका डायमेंशन आएगा मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी का, mL-1 T-2, यहाँ लिख रहा हूँ mL-1 T-2 और ये ब्रैकेट, पावर कितनी है b। अब देखो इधर m नहीं है आपका, तो ये लिख दिया m0, L कुछ भी पावर नहीं 1 और ये T-1 = अब सबसे पहले m लिखते हैं, m की पावर यहाँ से a आएगी, यहाँ से b आएगी, तो टोटल पावर कितनी हो गई m की, ऐड हो जाएगी a + b, L की पावर यहाँ से -3 है और यहाँ से -b, इसमें ऐड कर दो -b, और t की पावर, इधर t है नहीं, -2b। अब इसको कंपेयर करो, ऑन कंपेरिजन, यहाँ लिख देना ऑन कंपेरिजन, तो a + b = 0, दिस इज द इक्वेशन फर्स्ट, एंड -3a -b, L की पावर, इधर L की पावर 1, ये इक्वेशन, इसको ऐसा करो, इसको फर्स्ट दे लो, इसको सेकंड दे देता हूं, ये सेकंड और ये थर्ड, एक यहां से आ जाएगा, t की पावर कितना है -2b, इधर कितना है -1, ये इक्वेशन 4, ये इक्वेशन 4 हो गई, ठीक है। अब देखो इक्वेशन फर्स्ट जो है, इसको मैं मिटा के ऊपर लिख देता हूं, थोड़ा ये मिटाना पड़ेगा, इसकी जरूरत पड़ेगी इसलिए लिख रहा हूं। तो ये b = आपका क्या था, d की पावर a, e की पावर v, ये इक्वेशन फर्स्ट थी, ये मैंने मिटा दिए। अब इन इक्वेशन का यूज करना है आपको सेकंड, थर्ड, फोर्थ का, ठीक है। मार्कर दूसरा लेता हूं, सेकंड, थर्ड और फोर्थ का। तो देखो पहले फोर्थ से, फ्रॉम इक्वेशन
मैं शॉर्टकट लिख रहा हूँ, फ्रॉम इक्वेशन आप पूरा लिखना। फोर्थ बी, देखो माइनस से माइनस कट गया, बी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, बी इक्वल्स टू 1/2, बी की वैल्यू 1/2। अब इस बी की वैल्यू सेकंड में रख दो, दो ही तो वेरिएबल है आपके पास, ए और बी। सेकंड इक्वेशन, नाउ फ्रॉम सेकंड, ये सेकंड ए प्लस बी इक्वल्स टू 0, ये आपकी सेकंड थी। अब ए एज इट इज, बी की वैल्यू आपकी कितनी है, निकली हाफ इक्वल्स टू 0, तो ए की वैल्यू कितनी आ गई, -½ इधर ले गए -½ अब पुटिंग द वैल्यू ऑफ ए एंड बी इन इक्वेशन फर्स्ट, ये रही ऊपर लिखी हुई है। अब इसमें ए और ए बी की वैल्यू फर्स्ट में रख दो, तो आप लिख देना पुटिंग द वैल्यूज ऑफ ए एंड बी इन इक्वेशन फर्स्ट। तो ये फ्रॉम फर्स्ट से बी इक्वल्स टू डी, ए कितना है -½ ई बी पावर बी कितना आया था, ½ अब डी को नीचे ले जाओ तो इसको ऐसे भी लिख सकते हो, ई की पावर ½ अपॉन डी की पावर ½ तो इसको अब दोनों ही पावर ½ है तो ऐसे लिख सकते हो v इक्वल्स टू √E/d, ये रिलेशन आ गया मॉडुलस ऑफ वेलोसिटी एंड डेंसिटी में साउंड वेव का। ये हम 14 चैप्टर में भी पढ़ेंगे ये फॉर्मूला। अब ये डिपेंडेंस देके आप डायमेंशन एनालिसिस से निकाल रहे हो, ठीक है। ये 8th क्वेश्चन हो गया। अब हम आगे 9th क्वेश्चन पे मूव करते हैं। ये क्वेश्चंस आपको वर्कशीट में दिख रहे होंगे, ऊपर वर्कशीट के कुछ आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहे हैं। मैं इस वर्कशीट से क्वेश्चन करा रहा हूँ। ये क्वेश्चन आपके तभी समझ में आएंगे जब इस चैप्टर को पहले पढ़ लोगे आप। तो इसकी वीडियो यूनिट एंड मेजरमेंट के नाम से पढ़ी हुई है, तो उनको आप पहले पढ़ लेना, फिर ये क्वेश्चन समझ में आने लग जाएंगे। वो वीडियोज को एक बार देख लेना। अब क्वेश्चन नंबर 9, टाइम पीरियड ऑफ एन ऑक्सीलेटिंग ड्रॉप। कोई ऑक्सीलेटिंग ड्रॉप है, वो ऑक्सीलेट कर रही है। टाइम पीरियड ऑफ एन ऑक्सीलेटिंग ड्रॉप ऑफ रेडियस r, डेंसिटी ρ एंड सरफेस टेंशन s इज। किसी भी ऑक्सीलेटिंग ड्रॉप का टाइम पीरियड ये दे रखा है t = k √r³/s। इसमें ρ डेंसिटी दी है, r रेडियस है ड्रॉप की, s सरफेस टेंशन है। ये टाइम पीरियड किसी ऑक्सीलेटिंग ड्रॉप का दे रखा है। रो एक बार फिर बताता हूं, रो डेंसिटी जिस लिक्विड की ड्रॉप है, आर रेडियस ऑफ द ड्रॉप, एस सरफेस टेंशन ऑफ द लिक्विड, जिस लिक्विड की वो ड्रॉप है। अब पूछ रहा है चेक द करेक्टनेस ऑफ द रिलेशन। इसकी करेक्टनेस को चेक करो। तो करेक्टनेस चेक करने के लिए वो प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी लगता है। वी नो दैट बाय प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी if dimension of LHS equals to dimension of RHS then it is dimensionally correct। हम LHS का डायमेंशन निकालेंगे, RHS का डायमेंशन निकालेंगे, दोनों डायमेंशन सेम है तो हम इसको बोलेंगे डायमेंशनली करेक्ट। डायमेंशनली करेक्ट इसलिए बोला जाता है कि जरूरी नहीं है करेक्ट हो। जैसे आपको जरूरी नहीं होता डायमेंशनली जो करेक्ट है वो ऑलवेज करेक्ट ही हो। कांस्टेंट कुछ भी बदल सकता है, तो कांस्टेंट के बारे में इंफॉर्मेशन नहीं देता, ये लिमिटेशन में आती है। इसलिए आपको लिखना पड़ता है डायमेंशनली करेक्ट। सिर्फ करेक्ट नहीं लिखते, रॉन्ग भी मे बी रॉन्ग, लेकिन डायमेंशन दोनों के सेम है। लेकिन डायमेंशनली अगर रॉन्ग है कोई फिजिक्स का फॉर्मूला तो कंफर्म रॉन्ग होता है। अब देखो पहले निकालते हैं डायमेंशन ऑफ LHS। अब ये क्या दिया, टाइम पीरियड। टाइम पीरियड मीन्स टाइम है, तो इसका डायमेंशन क्या आएगा, t। अब डायमेंशन ऑफ RHS ये रहा, ये आपको दे रखा है रो के, तो डायमेंशन लेस है, प्रोपोर्शनली कांस्टेंट R³/S। और रो ये अंडर लगाया, रो डेंसिटी होता है मास अपॉन वॉल्यूम, तो मास का m, वॉल्यूम नीचे आ रहा है अपॉन वॉल्यूम L3, वॉल्यूम का डायमेंशन वो ऊपर जाके L-3। R रेडियस, तो रेडियस तो लेंथ होती है, पावर कितनी है 3 अपॉन सरफेस टेंशन। आपका ये फॉर्मूला है सरफेस टेंशन का, फोर्स पर यूनिट लेंथ। तो फोर्स का डायमेंशन mlt-2 और लेंथ का L से L हट गया, ये क्या बचा mt-2। तो सरफेस टेंशन का डायमेंशन क्या हो गया,
एम टी माइनस टू। अब देखो एम ऊपर जाके 1 माइनस 1 एम की पावर 0 हो जाएगा ये, और L3 ये भी -3 + 3 L की पावर ये भी 0 हो गया, और t ऊपर जाके t की पावर 2 हो गया। तो ये आपका हो गया T2 अंडर रूट। तो अंडर रूट से बाहर निकलेगा t आ गया, और यही LHS का डायमेंशन है और यही RHS का डायमेंशन है। तो आप लिखोगे, नीचे लैंग्वेज लिखी जाएगी, हेंस डायमेंशन ऑफ LHS इक्वल्स टू डायमेंशन ऑफ RHS, हेंस दिस फॉर्मूला इज डायमेंशनली करेक्ट। ये आपको लिखना पड़ेगा, डायमेंशन ऑफ LHS इक्वल्स टू डायमेंशन ऑफ LHS, हेंस दिस फॉर्मूला इज डायमेंशनली करेक्ट। तो ये आपने चेक कर लिया, ये फॉर्मूला डायमेंशनली करेक्ट है। अब देखो 10th क्वेश्चन, इस वर्कशीट का क्वेश्चन 10 करा रहा हूं। ये वो क्वेश्चन है जनरली इस तरह के या एज इट इज ये क्वेश्चन आपको एग्जाम में दे दिए जाएंगे। 10 क्वेश्चन 10, द रेजिस्टेंस R, ये बोल रहा है रेजिस्टेंस R इक्वल्स टू B अपॉन I, वेयर B, R का फॉर्मूला खुद दे दिया क्वेश्चन में, R इक्वल्स टू B अपॉन I, B इक्वल्स टू IR ओम्स लॉ, ये R रेजिस्टेंस, B पोटेंशियल, I इलेक्ट्रिक करंट, वेयर B इक्वल्स टू, B आपको दे दिया 100 ± 5 ये वोल्ट, ये आपको B दे रखा है, ये तो इसकी वैल्यू, ये इसमें एरर है। एंड I आपको दे रखा है 10 ± 0.2, ये एम्पियर इसकी यूनिट है, ये वोल्ट इसकी यूनिट है, ये इसमें गिवन है। अब पूछ रहा है फाइंड द परसेंटेज एरर इन R की परसेंटेज एरर बताओ। तो देखो पहले फ्रैक्शनल एरर की जाओ, डेल्टा R अपॉन R, ये एरर वाला पहले जिसने, अब ये फॉर्मूले नहीं मालूम है या एरर का जिसने वो वीडियो नहीं देखी है तो ये क्वेश्चन समझ में नहीं आएंगे। पहले आप उनकी वीडियो देख लेना यूनिट एंड मेजरमेंट्स के चैप्टर्स की, तब ये क्वेश्चन समझ में आ जाएंगे। डेल्टा R अपॉन R, अब B का क्या होगा, डेल्टा V अपॉन V, डेल्टा V पोटेंशियल की एनर्जी डेल्टा V और ये V है, प्लस I अपॉन में प्लस ही करते हैं, डेल्टा I अपॉन I। अब परसेंटेज एरर के लिए जाओगे तो 100 से मल्टीप्लाई कर दोगे, डेल्टा R अपॉन R इंटू 100, ये R का परसेंटेज एरर है, ये डेल्टा V अपॉन V इंटू 100, ये वोल्टेज का हो गया। 100 इधर भी मल्टीप्लाई कर दो, डेल्टा I अपॉन I इंटू 100। अब वैल्यू रखो, डेल्टा V ये रहा 5 V ये रहा 100 इंटू 100 प्लस डेल्टा I ये रहा 0.2 अपॉन I ये रहा 10 इंटू 100, सॉल्वेट 100 से 100 कट गया, ये 5 प्लस ये 10 से 1 0 10 कट गया, 10 इंटू 2 ये 2 रह गया। सॉल्व करो कितना आ गया 7%। इस क्वेश्चन का मीनिंग ये निकला, अगर अब रेजिस्टेंस निकालते हो B और I की रीडिंग में, और B में एरर आ रही है 5 वोल्ट की और I में एरर आ रही है 0.2 वोल्ट की, अब इससे कैलकुलेशन आप R करते हो तो R में एरर आ जाएगी 7%, R में 7% एरर आ जाएगी। इसका ये परसेंटेज में निकल गया, फ्रैक्शन यहाँ से निकलती है 100 से इंटू नहीं कर दे, ठीक है। तो ये इतना परसेंट एरर आ गया 7% R का। तो ये आपका क्वेश्चन था 10। अब हम 11 पढ़ रहे हैं, क्वेश्चन 11। ठीक है, क्वेश्चन 11 पढ़ते हैं, थोड़ा साफ कर लेते हैं। If the error involved in the measurements of side and mass of a cube, देखो क्यूब का जो साइड है, क्वेश्चन नंबर 11, ये 11 क्वेश्चन है। साइड ऑफ ए क्यूब, साइड में जो एरर है मैं शॉर्टकट लिख रहा हूं 3%, और मास में जो एरर है 4%। क्यूब की साइड मेजर की, उसमें 3% एरर थी। क्यूब का मास मेजर किया, उसमें 4% एरर थी। व्हाट इज द मैक्सिमम परमिजिबल एरर इन द डेंसिटी ऑफ द मटेरियल। अब इस डाटा से साइड मेजर कर ली
और मास मेजर कर लिया। अब इस डाटा से हम अगर उसका वॉल्यूम डेंसिटी निकालेंगे तो डेंसिटी में कितना एरर आएगा वो बताओ। तो देखो डेंसिटी होती क्या है, डेंसिटी को डी लिख देता हूं, चलो डेंसिटी ऑफ द क्यूब, डेंसिटी ऑफ क्यूब, इसको सिंबल दे दिया डी, मास अपॉन वॉल्यूम। साइड को आप सपोज कर लो साइड एल ले लेता हूं, साइड क्यूब की क्या है एल है, तो वॉल्यूम क्या होगा मास एल क्यूब। ए भी ले सकते थे, मैं एल ले लिया, ये वॉल्यूम था, वॉल्यूम को आप एल क्यू ले सकते हो। वॉल्यूम ऑफ द क्यूब क्या होता है साइड क्यूब, तो साइड ले ली एल क्यूब। अब किस में परसेंटेज एरर चाहिए, डी में, तो लिखो परसेंटेज एरर के लिए पहले फ्रैक्शनल एरर लिख दो डेल्टा डी अपॉन डी, एम का डेल्टा एम ये मास की एरर है अपॉन डेल्टा एम अपॉन एम प्लस एल क्यू, तो पावर इसमें आगे आ जाती है रूल है, और डेल्टा एल अपॉन एल। अब परसेंटेज एरर की बात कर रहे हैं तो 100 से मल्टीप्लाई कर लो, डेल्टा डी अपॉन डी इंटू 100 इक्वल्स टू डेल्टा एम अपॉन एम इंटू 100 प्लस 3 डेल्टा एल अपॉन एल इंटू 100। अब इनकी वैल्यू रख दो, डेल्टा एम अपॉन एम इंटू 100 यही था ये मास का परसेंटेज एरर, इसका मीनिंग परसेंटेज एरर इन मास का मीनिंग यही है, डेल्टा एम अपॉन एम इंटू 100 इक्वल्स टू 4%, ऐसे डेल्टा एल अपॉन एल इंटू 100 इक्वल्स टू 3%, यानी साइड की एरर। तो ये तो लिख दी कितनी 4 प्लस ये पूरा 4 हो गया 3, और डेल्टा एल अपॉन एल इंटू 100 कितना 3 इंटू 3, तो ये कितना हो गया 4 प्लस 3 3 जा 9, कितना हो गया 13%। तो इसका मीनिंग निकला अगर क्यूब की साइड मेजर करने में 3% की एरर है और मास को मेजर करने में 4% की एरर है, तो उससे हम डेंसिटी निकालेंगे उस डाटा से, तो डेंसिटी में 13% की एरर आ जाएगी। तो डेंसिटी की एरर कितनी हो जाएगी 13%। अब मैं 12 क्वेश्चन कर रहा हूं। अब देखो क्वेश्चन 12, आप फिजिकल क्वांटिटी x इज गिवन बाई, x दे रखा है a स्क्वायर b क्यूब अपॉन c रूट d। If the percentage error of measurement in A, B, C and D are 4, 2, 3 and 1% रेस्पेक्टिवली, इसका मीनिंग ये निकला इसने A में परसेंटेज एरर दे दी डेल्टा ए अपॉन ए इंटू 100, ये परसेंटेज एरर इसकी 4%, डेल्टा B अपॉन B इंटू 100 ये इसने दे दी B में परसेंटेज एरर 2%, और डेल्टा C अपॉन सी इंटू 100 ये C में इसकी परसेंटेज एरर 3%, यहाँ ले देता हूँ डेल्टा D अपॉन डी इंटू 100, ये D का परसेंटेज एरर कितना है 1%। आपको X का निकालना है, तो इसकी फ्रैक्शनल एरर में लिखना शुरू करो, डेल्टा X अपॉन X इक्वल्स टू, ए को लिखोगे पावर आगे आएगी 2 डेल्टा ए अपॉन ए प्लस, अब इनटू में ही प्लस होता है, पावर इसमें भी है 3 आगे डेल्टा बी अपॉन वी, फिर डिवाइड में भी प्लस होता है, सी में पावर 1 है तो 1 आगे यानी 1 लिखा नहीं जाएगा, डेल्टा सी अपॉन सी प्लस रूट का मतलब होता है हाफ पावर, रूट डी का मीनिंग क्या है डी की पावर हाफ, तो ये पावर हाफ आगे और डेल्टा डी अपॉन डी। अब इसको परसेंटेज निकालना है 100 से मल्टीप्लाई कर दो, ये फ्रैक्शनल एरर इंटू 100 ये परसेंटेज में आ गया 2 डेल्टा ए अपॉन ए इंटू 100 प्लस 3 डेल्टा बी अपॉन बी इंटू 100, ये बी की परसेंटेज एरर हो गई, प्लस डेल्टा सी अपॉन सी इंटू 100, एक और रह गया उसको भी लिख देता हूँ हाफ डेल्टा डी अपॉन डी इंटू 100। अब इनकी वैल्यू रख दो, देखो एक ही परसेंटेज एरर के बने 4, तो 2 इंटू 4 प्लस 3, बी की परसेंटेज एरर 2 तो 3 इंटू 2 इसकी वैल्यू 2 प्लस सी की परसेंटेज एरर 3 तो ये 3
प्लस ये हाफ, डी की परसेंटेज एरर 1, तो इंटू 1। तो देखो 2 4 जा 8, 3 2 जा 6 प्लस 3, हाफ का मतलब 0.5 लिख दूं, 1 डिवाइडेड बाई 2, ये 0.5। इनको ऐड कर लो, 8 6 14 प्लस 3 17 और 0.5, तो आंसर आ गया 17.5। ये एडिशन तो आप कर लोगे, परसेंटेज एरर एक्स की ये आ गई। इस तरह का आपका एनसीईआरटी में भी क्वेश्चन है 13, वो भी इस तरह का ही क्वेश्चन है वो। अब ये हो गया। अब देखो 13 क्वेश्चन पे, इसके 13 क्वेश्चन पे जा रहा हूं। एनसीईआरटी का जो अनसोल्ड क्वेश्चन है पीछे एक्सरसाइज का, वो 13 क्वेश्चन इसी तरह का था जैसा भी 12 किया है। अब इस 13 पे जा रहा हूं, वर्कशीट का 13 क्वेश्चन। एक 2 रजिस्टर ऑफ रेजिस्टेंस, 2 रजिस्टर है, एक दे दिया R1 इक्वल टू 4 प्लस 0.5 ओम, एंड दूसरा दे दिया R2 इक्वल टू 1.6 प्लस माइनस, ये भी प्लस माइनस एरर है, इसमें माइनस नहीं लगेगा, आप लगाने ना, प्लस माइनस लगेगा इसमें, प्लस माइनस, ये करेक्शन कर लेना। R2 1.6 0.5 ये ओम, प्लस माइनस, ये R1 हो गया, ये R2 हो गया। अब देखो क्वेश्चन पढ़ रहा हूं। आर कनेक्टेड इन सीरीज एंड इन पैरेलल, फाइंड द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ईच केस विद लिमिट ऑफ परसेंटेज एरर। यानी आप इसका एक तो सीरीज कॉम्बिनेशन में लगाया इनको, तब इनका कैलकुलेशन करके परसेंटेज एरर में आंसर दो विद परसेंटेज एरर। एक बार लगाया आपने किसमें, पैरेलल में, तब परसेंटेज एरर में आंसर दो रिजल्टेंट का, जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बनेगा ना उसका। तो देखो पहले सीरीज का 2 पार्ट है, एक पार्ट कर रहा हूं पहले सीरीज। अब सीरीज में जब रेजिस्टेंस लगाते हो तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आपको पता है, मैं आर लिख देता हूं इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस को। आर क्या होगा, R1 प्लस R2। अब ये भी आपने देखा है, जब आप ऐड करते हो तो एरर भी ऐड हो जाती है, डायरेक्ट भी लिख सकते हो। और वैसे ही आर निकलेगा, R1 कितना है 4 प्लस 0.5 प्लस माइनस प्लस 1.6 ये ना 1.6 प्लस माइनस 0.5, इसमें करेक्शन कर लेना, प्लस माइनस अधिकार आपकी वर्कशीट में। अब इसको ऐड करोगे तो 4 प्लस 1.6 कितना हो गया 2.0, और 0.5 कितना हो गया 1.0, ये ओम, ये रेजिस्टेंस आ गया जिसकी एरर ए रही। लेकिन ये क्या कह रहा है, ये तो रेजिस्टेंस की वैल्यू आई है, आपको परसेंटेज एरर चाहिए, तो परसेंटेज एरर इसमें ऐसे भी निकाल सकते हो, डेल्टा R अपॉन R इंटू 100 डायरेक्टली लिख दूं। अब डेल्टा R को ऐसे प्लस में क्या होगा, इसकी एरर प्लस इसकी एरर अपॉन कैपिटल R, यानी ये R1 प्लस R2, ये R को ऐसे भी लिख सकते हो, R1 प्लस R2 है R यहाँ, ठीक है, R1 प्लस R2 4 प्लस 1.6। अब इसकी वैल्यू रखो यहाँ, ऐसे सिंपली मैं R ही लिख दूं, R में से R1 प्लस R2 है। अब आप चाहो तो डेल्टा R1 डेल्टा R2 डायरेक्टली लिख सकते हो, 1 है, और R कितना है आपका, ये 2 है। और वैसे लिखोगे R1 प्लस R2 तो 4 प्लस 1.6 वही 2 आ जाएगा ये, ठीक है। तो डेल्टा R1 प्लस डेल्टा R2 कितना आ रहा है 1, यहाँ से निकालोगे 0.5 प्लस 0.5 1, R कितना है 2, यानी 4 प्लस 1.6 ये 2 इंटू, अच्छा परसेंटेज निकाल रहे हैं पहले, इंटू 100 यहाँ भी कर दो, इंटू 100, तो कितना परसेंटेज एरर आ गई है 50%। ये सीरीज की एरर आ गई इसमें 50%, ठीक है। अब हम निकाल रहे हैं वैल्यू 1.6। बेसिकली इसमें क्वेश्चन में मुझे याद आ रहा है करेक्शन है, ये 1.6 लिखोगे तो 50% आएगी, ये 16 है, ये 16 से करोगे ना तो 20 हो जाएगा, 25% आ जाएगी। वो डिपेंड करता है कि 50% बहुत ज़्यादा एरर होती है, एरर बहुत कम होती है, 2-3%, 1%, 4% इतनी आएगी। तो ये वैल्यू 1.6, इसमें ये भी करेक्शन है, तो 1.6 से मैं कर रहा हूँ, ठीक है, इसमें आप करेक्शन कर लो 1.6, तो 1.6 से फिर ये वैल्यू 20 हो जाएगी, ठीक है। ये 20,
क्योंकि 50% की एरर नहीं होती है जनरली, इतनी एरर करें तो फिर बहुत बड़ी गलतियां कर रहे हैं, इतनी बड़ी गलती थोड़ी होती है मेजरमेंट में। तो डेल्टा R1 प्लस डेल्टा R2, इसमें भी निशान लगा देता हूँ, ये टाइपिंग एरर हुई है इसमें। तो डेल्टा R1 डेल्टा R2 अब रखना हो इसमें वैल्यू, तो यहाँ लिख देता हूँ, इसको हटाओ। अब डेल्टा R1 कितना है 0.5 प्लस 0.5 R2 एरा, तो ये हो जाएगा 1, दोनों को प्लस करोगे। R कितना है 20, R में से R1 प्लस R2 ये वैल्यू 4 प्लस 16, ये 20 इंटू 100, तो ये 25 जा ये 5% एरर हो गई, यानी R जो सीरीज का निकल के आया वो आया 20, तो ये एरर कितनी है 5%। ऐसे आंसर पूछ रहा है, बोला आंसर विद द एरर लिमिट दो, तो 20 प्लस माइनस 5%, ये पहला पार्ट हो गया। अब हम दूसरा इसका पैरेलल का कर रहे हैं, पैरेलल बी पार्ट। बी पार्ट में इसने बोला है पैरेलल है, इन पैरेलल, ठीक है। जब इनको पैरेलल कनेक्ट करोगे तो पैरेलल का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ये होता है R1 R2 अपॉन, ये 10th में आप पढ़ के आए हो, R1 प्लस R2। तो ये वैल्यू ऐसे वहां भी निकाल सकते हैं, ये वैल्यू पहले निकाल लो आप इक्विवेलेंट की। तो R1 कितना है देखो 4 इंटू R2 16 अपॉन R1 प्लस R2 लिख दूं डायरेक्ट, 4 प्लस 16 20, तो 4 5 जा 20, तो ये 16 अपॉन 5 डिवाइड करो, 5 3 जा 15.1 बचा 52, तो 3.2 ओम आ गया, ये तो R आ गया। अब एरर निकालनी है इसकी, तो एरर इससे ही निकलेगी, डेल्टा R अपॉन R इक्वल्स टू R1 डेल्टा R1 अपॉन R1 प्लस R2 इंटू हो रहा है, प्लस हो जाएगा डेल्टा R2 अपॉन R2। अब ये प्लस है, प्लस की एरर एक साथ ही ऐसे लिखा जाएगा, डेल्टा R1 प्लस डेल्टा R2 अपॉन ये R, पूरा R1 प्लस R2 इधर आ रहा है। आप ऐसे भी लिख सकते थे इसमें R1 प्लस R2। अब 100% एरर निकालना है, तो डेल्टा R अपॉन R इंटू 100 इक्वल्स टू डेल्टा R1 अपॉन R1 इंटू 100 प्लस डेल्टा R2 अपॉन R2 इंटू 100 प्लस डेल्टा R1 प्लस डेल्टा R2 अपॉन R1 प्लस R2 इंटू 100। ये ध्यान रखना है, यह प्लस है, इसमें ज़्यादातर बच्चे गलती करते हैं, प्लस की परसेंटेज एरर ऐसे ही निकलती है, दोनों की एरर ऐड करो अपॉन टोटल सम उसका, इसमें अलग अलग मत कर देना। इसको प्लस है तो माइनस होता तब भी ऐसे ही होता, लेकिन यहाँ फिर माइनस आता, इंटू 100 कर दिया, इनकी वैल्यू रख दो। देखो डेल्टा R1 इसको ले रखा है, डेल्टा R1 एरा 0.5 अपॉन R1 एरा 4 इंटू 100 प्लस डेल्टा R2 0.5 अपॉन R2 16 इंटू 100 प्लस डेल्टा R1 प्लस डेल्टा R2, ये 0.5 प्लस 0.5 कितना हो गया 1। चलो एक बार लिख देता हूं, और ये R1 प्लस R2 16 प्लस 4 या 4 प्लस 16 इंटू 100। अब इसको कैलकुलेट कर लो, देखो 100 का कॉमन लेके लास्ट में ले सकते हो, थोड़ा इजी रहेगा कैलकुलेशन में। ये 100 को कॉमन लेके बाहर लिख दूंगा, ये 5 डेसिमल ले आओ तो ये हो गया 5/40। 100 को एक साथ लिख दूंगा, ये हो जाएगा 5/160 डेसिमल लगा दी, प्लस 0.5 हो गया 1/20 और ये इंटू 100। अब इसमें एलसीएम ले लो, एलसीएम 160 ले लो, काटिए मत, काटने से और बड़ा हो जाएगा, अब तो ऐसे ले लो सीधा एलसीएम। ये एलसीएम कितना आ जाएगा 160, सबसे बड़ा, सबसे डिविजल है 44 जा 160, 4 5 जा 20 प्लस 160 बन जा तो ये 5 एज इट इज, प्लस 20 से 8 जा 8 प्लस इंटू 1 8 और ये 100। अब इसको ऐड करो, कितना हो गया 25 प्लस 8 33 अपॉन 160। तो ये यहाँ लिख देता हूँ एक बार, 33 अपॉन 160 इंटू 100। अब देखो इसको मिटा रहा हूं मैं,
कैलकुलस यहाँ ऊपर करते हैं। ये आ गया आपका, इसको निकाल रहा हूं, इसी को ये लिख देता हूं एक बार फिर, डेल्टा आर अपॉन आर इंटू 100 इक्वस टू 33 अपॉन, एक 0 से 0 काट दो तो 10 से इसको इंटू होके कितना हो जाएगा 330 अपॉन 16, ये आ गया। यहाँ देखो 0 से 0 कट गई, 10 इससे मल्टीप्लाई कर दिया। अब चाहो तो 2 से कट कर लो इसको, 2 1 जा 2, 2 6 जा 12, 2 5 जा अपॉन 8 जा, 8 से डिवाइड करो इसको, 8 2 जा 16, 1 बचा 15 हो गया, 8 2 जा 16 और ये 1, अभी 8 2 जा 16, ये फिर 5 छोटा रह गया तो 20 हो गया। ऐसे देखो 165, 8 से गया, 8 2 जा 16, ये 5 8 से छोटा था 20 हो गया, फिर डेसिमल लगा दी, ठीक है, तो 50 हो गया। फिर 8 6 जा 48, 2 बचा, फिर 8 2 जा 16, ये डिवाइड करना तो आता है ना, और फिर 8 4 बचेगा, 8 5 जा 14, ये परसेंटेज आ गई एरर, ठीक है, इसको मिटा देता हूँ 20.625। और वो आपने निकाला था ना, ये तो परसेंटेज एरर आई है पैरेलल की, और आर कितना निकला था इसमें, आर इक्वल टू ऐसे करके निकाला था, ऊपर निकाल दिया था R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2, आर आपका 4, ये 16 अपॉन R1 प्लस R2 कितना हो गया 20, 5 जा तो 16 अपॉन 5, ये 3.2 आया था। तो पैरेलल के लिए आर कितना हो गया 3.2, तो इसका रेजिस्टेंस एरर कितनी आ गई परसेंटेज 20.625, ये परसेंटेज। तो ये पैरेलल में परसेंटेज आ चुकी है, पहले निकाल दिया था ये मैंने दोबारा, जैसे ध्यान आ जाए आपको 3.2, तो 3.2 प्लस माइनस ये परसेंटेज एरर, ये आंसर हो गया पैरेलल के लिए, इससे पहले वो सीरीज का निकाला था। ये दोनों इसका 13 का आंसर है। अब 14 क्वेश्चन, अब देखो 14 क्वेश्चन पढ़ते हैं। 14 क्वेश्चन इजी है, ये केमिस्ट्री में पढ़ लेते हो। स्टेट द नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर इन द फॉलोइंग, सिग्निफिकेंट फिगर्स बतानी है आपको। पहला पार्ट 0.007 मीटर क्यूब, तो इसमें सिग्निफिकेंट डिजिट कौन, सिर्फ 7 है, ये 0 काउंट नहीं होंगी, तो ये एक डिजिट है इसमें, वो भी कौन सा 7 है। तो सिग्निफिकेंट फिगर इसमें कितनी है, नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर इसमें 1। बी पार्ट 2.64 इंटू 10⁻²4, इसमें सिग्निफिकेंट डिजिट कितनी है, ये काउंट नहीं होते हैं, ये साइंटिफिक नोटेशन में लिखा है, तो ये रहा, ये 3 हो गई। 2,6,4 आर सिग्निफिकेंट फिगर्स, और नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने इसमें 3। अब सी पार्ट, ये तो सबको आता होगा, बहुत ईजी है, 2370, डेसिमल के बाद नॉन जीरो डिजिट और जो जीरो लग रही है वो भी काउंट होती है, तो इसमें कितने हो गए 1 2 3 4, सिग्निफिकेंट डिजिट हो गए 4। डी है 6.320 जूल, इसमें यूनिट नहीं लिखी है, अब इसमें लिखिए देख लेना। अब इसमें 1 2 3 4, ये जीरो भी काउंट होगा, डेसिमल के बाद अगर जीरो लग रहा है तो काउंट हो जाता है, तो इसमें ये 4 सिग्निफिकेंट फिगर हैं। ई 6.032, अब देखो इधर तो आपने जीरो काउंट नहीं की क्योंकि सारे जीरो थे, नॉन जीरो के बीच में अगर जीरो आ रही है तो काउंट होगी, तो इसमें भी सिग्निफिकेंट डिजिट 4। अब ये एफ, ये दे रखा है एफ में 0.0006032, अब ये जीरो काउंट नहीं होंगी, ये काउंट हो जाएगी 1 2 3 4, इससे सिग्निफिकेंट फिगर 4, ठीक है। ये कभी कभी देते हैं, इजी क्वेश्चन है तो सिग्निफिकेंट फिगर निकालना। अब 15 क्वेश्चन, अब देखो 15 क्वेश्चन को पढ़ रहा हूं। द नंबर ऑफ पार्टिकल क्रॉसिंग यूनिट एरिया, द नंबर ऑफ पार्टिकल क्रॉसिंग यूनिट एरिया परपेंडिकुलर टू x in unit time is given by n equals to
n इक्वल्स टू माइनस डी n2 माइनस n1 अपॉन x2 minus x1, where n1 n2 are number of particle per unit volume. n1 n2 क्या है? number of particle per unit volume for the values of x mean to be x1 x2. x1 x2 and displacement और distance है. Find the dimension of diffusion constant d. d का हमें डायमेंशन निकालना है, तो पहले d की टर्म में लिखो इसको. d इक्वल्स टू, ये क्वेश्चन है 15, d इक्वल्स टू निकालो, x2 माइनस x1 ऊपर चले जाएंगे, माइनस साइन इधर आ गया, n ये हो गया x2 माइनस x1 अपॉन n2 माइनस n1, ये आ जाएगा. और डिफ्यूजन कांस्टेंट d है. अब देखो इसका डायमेंशन इससे निकलेगा, इसके जो डायमेंशन है वो इसका आ जाएगा, इसके टोटल के इक्वल. अब देखो इसमें आप लैंग्वेज सुनना, जो इसमें बोल रहे हैं कैपिटल N क्या है, इसका डायमेंशन मैं यहाँ लिखने जा रहा हूँ कैपिटल N का. इस बार पढ़ रहा हूँ फिर से. द नंबर ऑफ पार्टिकल क्रॉसिंग यूनिट एरिया, यानी नंबर ऑफ पार्टिकल हैं जो यूनिट एरिया से निकल रहे हैं. तो नंबर ऑफ पार्टिकल को मैं n लिख देता हूँ, ये गिनती में है, इसका कोई डायमेंशन नहीं होगा. नंबर ऑफ पार्टिकल क्रॉसिंग यूनिट एरिया, तो एरिया परपेंडिकुलर टू x एक्सिस इन यूनिट टाइम, तो टाइम से भी डिवाइड करोगे. यूनिट टाइम में यूनिट एरिया से निकलने वाले नंबर ऑफ पार्टिकल कैपिटल N बोला है इसने. तो इसका डायमेंशन क्या आएगा? देखो n का डायमेंशन नहीं होगा, ठीक है, डायमेंशन जैसे a एरिया, तो इसका L2 हो गया, t टाइम t हो गया, तो इसका n का डायमेंशन आ गया माइनस 2 t माइनस 1, L माइनस 2 t माइनस 1. ये समझ में आ गया? एक बार फिर से बता देता हूँ, यहाँ बच्चे यही गलती करते हैं. n लैंग्वेज सुनो इसकी, नंबर ऑफ पार्टिकल क्रॉसिंग यूनिट एरिया. जैसे सपोज किया आपने n पार्टिकल है एरिया से क्रॉस हो रहे हैं और n पार्टिकल t सेकंड में क्रॉस हो रहे हैं, तो नंबर ऑफ पार्टिकल क्रॉसिंग यूनिट एरिया, तो एरिया से कितने पास हो रहे हैं n, तो यूनिट एरिया से कितने होंगे n अपॉन a. ऐसे यूनिट टाइम में कितने होंगे पर यूनिट एरिया पर सेकंड, ये आ जाएगा n अपॉन 80. n तो काउंटिंग नंबर है, डायमेंशन लेस, a का L2 एरिया और t का टाइम, तो इसका डायमेंशन ये बनेगा पर यूनिट एरिया पर सेकंड है, पर यूनिट एरिया पर सेकंड. ये n का डायमेंशन हो गया कैपिटल N का. अब देखो, अब n2 n1 पढ़ रहा हूं मैं. इसने बोला वेयर n1 n2 आर नंबर ऑफ पार्टिकल पर यूनिट वॉल्यूम. n2 या n1 डायमेंशन दोनों का सेम आएगा. क्या बोल रहे हैं? नंबर ऑफ पार्टिकल पर यूनिट वॉल्यूम. n डैश लिख देता हूं, ये n गिनती अलग भी हो सकती है. नंबर ऑफ n1 n2 आर द नंबर ऑफ पार्टिकल पर यूनिट वॉल्यूम, ये वॉल्यूम है, ये तो काउंटिंग नंबर है, तो इसका क्या आ जाएगा L3. तो इसका डायमेंशन, वॉल्यूम का डायमेंशन L3, इसका डायमेंशन होगा नहीं, काउंटिंग नंबर है L माइनस 3. यही डायमेंशन किसका होगा? n2 का होगा. n1 n2 का डायमेंशन सेम है. अब x2 और x1 इसका जो डायमेंशन लिखोगे ये डिस्टेंस है, ये L आ जाएगा. अब डिफ्यूजन कांस्टेंट का हमें डायमेंशन निकालना है, यहाँ रख दो. तो देखो माइनस की हमें रिक्वायरमेंट नहीं है डायमेंशन में, n का डायमेंशन ये लिख रहा हूँ L माइनस 2 t माइनस 1, x2 माइनस x1, x2 का डायमेंशन भी L, L1 का भी डायमेंशन L अपॉन n2 का डायमेंशन L माइनस 3, n1 का डायमेंशन भी L माइनस 3. अब ध्यान रखना डायमेंशन में L माइनस L जीरो मत लिखना, L होता है. यहाँ लेंथ माइनस लेंथ लेंथ, ऐसे ही m प्लस m मास प्लस मास मास ही होता है. तो इसमें डायमेंशन क्या आ जाएगा? L माइनस 2 t माइनस 1, ये L माइनस L L, जीरो मत कर देना इसको, लेंथ में से लेंथ निकालोगे लेंथ ही आएगी. ऐसे ही है L माइनस 3 माइनस L माइनस 3, सेम डायमेंशन ही सब्ट्रैक्ट एडिशन हो सकते हैं, तो ये L माइनस 3 ही आएगा. अब इसको सोल्व कर लो. देखो L की पावर ऊपर जाके कितना हो गया 3, ये 1 4 और 2 माइनस होकर कितना बचेगा L2 और ये t माइनस 1. सोच लिया, 3 ऊपर जाके पॉजिटिव 1 पॉजिटिव 4 4 माइनस 2 गया 2 और t माइनस 1. ये डिफ्यूजन कांस्टेंट का डायमेंशन आ गया. ठीक है, इसकी लैंग्वेज में गड़बड़ है, इसलिए लैंग्वेज को अच्छे से समझना. n का डायमेंशन ये आएगा
नंबर ऑफ पार्टिकल क्रॉसिंग पर यूनिट एरिया पर सेकेंड, और ये बोला है नंबर ऑफ पार्टिकल पर यूनिट वॉल्यूम। एक्स तो आपका जो डिस्टेंस के लिए यूज करते हैं वही है अभी, ठीक है। तो ये इसका डायमेंशन आ गया L2 T-1। अब हम 16 क्वेश्चन को पढ़ते हैं। 16 क्वेश्चन एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है। A book with many printing error contain 4 different formulas for the displacement y of a particle undergoing a certain periodic motion. y equals to a sin 2 pi t small t upon capital T। अभी मैं लिख दूंगा एक एक करके, ये ऐसे 4 पार्ट हैं। ए दिया है इसमें मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल, स्मॉल ए मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट है, v स्पीड ऑफ द पार्टिकल है, t टाइम पीरियड, TIMR लिख दिया, टाइपिंग एरर है, टाइम पीरियड ऑफ मोशन। रूल आउट द रॉन्ग फॉर्मूलाज ऑन डायमेंशनल ग्राउंड। ये कह रहा है आप पता करो कौन सा इनमें रॉन्ग फॉर्मूला है। तो मैं पहला लिखने जा रहा हूं क्वेश्चन 16 का भी फर्स्ट पार्ट, ए पार्ट है इसमें, ये ए पार्ट है। y इक्वस टू a sin 2 पाई t अपॉन कैपिटल T, ऐसे अपॉन T। अब देखो इसको आपको पता करना है। a इसमें दिया है मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट, t टाइम है और t टाइम पीरियड है टोटल एक ऑक्सीलेशन का, ठीक है। और y या ऊपर लिखी रखा है डिस्प्लेसमेंट है, डिस्प्लेसमेंट y ऑफ ए पार्टिकल। अब ये आपको चेक करना है, ये ध्यान रखना, थीटा हमेशा डायमेंशन लेस हो। थीटा मीन साइन के अंदर कोई भी एंगल हो, कॉस के अंदर कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के अंदर ये डायमेंशन लेस होना चाहिए, डायमेंशन लेस। अगर ये डायमेंशन लेस नहीं है तो फिर ये रॉन्ग हो जाएगा। तो साइन थीटा भी डायमेंशन लेस होता है, थीटा भी डायमेंशन लेस होता है। थीटा क्या होता है? आर्क अपॉन रेडियस, लेंथ अपॉन लेंथ। तो पहले इसी को चेक करो, डायमेंशन ऑफ 2 पाई टी अपॉन टी। तो देखो 2 पाई का डायमेंशन होगा नहीं, टाइम का डायमेंशन टी और टाइम पीरियड का भी टी, ये T0, ये डायमेंशन लेस आ गया तो लिख दोगे इट इज डायमेंशन लेस। अब साइन थीटा डायमेंशन लेस है, साइन थीटा डायमेंशन लेस होता ही है, ठीक है। ये डायमेंशन लेस हो जाना चाहिए, साइन थीटा डायमेंशन लेस परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, ठीक है। साइन थीटा यही तो होता है, पर पंडित बद्री प्रसाद से परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूज L अपॉन L, तो ये भी डायमेंशन लेस। अब देखो ये ट्रू होगा अगर इसका डायमेंशन और LHS का डायमेंशन RHS का डायमेंशन सेम हो, तो डायमेंशन ऑफ LHS, ये तो हो गया डिस्प्लेसमेंट बाई L। अब डायमेंशन ऑफ RHS देखो, डायमेंशन ऑफ RHS, ए का डायमेंशन मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट है तो ये भी L। साइन 2 पाई अपॉन टी डायमेंशन लेस हो ही गया, साइन थीटा डायमेंशन लेस होगा तो L ही होगा, दोनों का डायमेंशन सेम है। अब लिख दोगे डायमेंशन ऑफ LHS इक्वल्स टू डायमेंशन ऑफ RHS, हेंस इट इज डायमेंशनली करेक्ट। तो डायमेंशनल ग्राउंड पे ये करेक्ट है। लेकिन इंपॉर्टेंट बात ये है, जो साइन के अंदर आ रहा है थीटा वो डायमेंशन लेस आ जाना चाहिए, अगर नहीं आ रहा तो फिर वो रॉन्ग हो जाएगा। ये आपका ए पार्ट हो गया। अब हम बी पार्ट की बात करते हैं, तो ये डायमेंशनली करेक्ट हो गया है। फर्स्ट पार्ट क्या है? डायमेंशनली, मैं शॉर्टकट लिख रहा हूं, करेक्ट, इट इज डायमेंशनली करेक्ट, ठीक है। अब सेकेंड पार्ट की बात करते हैं, बी पार्ट। अब देखो इसका बी पार्ट लिख रहा हूं, बी वाई इक्वल्स टू ए साइन वी टी। तो सबसे पहले तो ये चेक करो वी टी डायमेंशन लेस आना चाहिए, तो थीटा इसमें क्या दिया है? वी टी। अब बी टी का डायमेंशन लिखो, तो डायमेंशन ऑफ थीटा, थीटा मीन्स ये एंगल थीटा ले लिया मैंने, निकालो यहां से बी वेलोसिटी है, एल टी माइनस 1 टी टाइम है, तो क्या आ गया? डायमेंशन एल, डायमेंशन लेस नहीं है तो नॉट करेक्ट, तो यहीं हो गया, आगे जाने की जरूरत नहीं है। ये डायमेंशन लेस आना चाहिए था, यहाँ थीटा इज नॉट ए एंगल, या थीटा जो भी बोलते इज नॉट ए डायमेंशन लेस, हैंड इट इज रॉन्ग, नॉट करेक्ट, कुछ भी लिख देना, क्योंकि ये डायमेंशन लेस नहीं आया। थीटा डायमेंशन लेस होता है, बीटा डायमेंशन आ गया, यानी एंगल के अंदर डायमेंशन नहीं आ सकते,
वो डायमेंशन लेस क्वांटिटी होनी चाहिए, तो ये रॉन्ग हो गया। अब मैं सी पार्ट पे जा रहा हूं। सी y इक्वल्स टू a अपॉन टी साइन टी बाई ए। अब देखो इसमें भी थीटा क्या बन रहा है, टी बाई ए। अब इसका डायमेंशन लिखो, डायमेंशन ऑफ थीटा, ये भी डायमेंशन लेस आना चाहिए। टी का डायमेंशन क्या आएगा, टी, ए क्या है मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट एल, तो ये आ गया टी एल माइनस 1। इट इज नॉट ए डायमेंशन लेस एंड इट इज रॉन्ग। ये फॉर्मूला भी रॉन्ग है क्योंकि ये डायमेंशन लेस होना चाहिए जो नहीं है, तो ये फॉर्मूला भी रॉन्ग हो गया। आगे जाने की रिक्वायरमेंट ही नहीं है इनका मिलाने की। अब ये ही नहीं आया तो आगे हमने वैसे भी ये नहीं है, ये डायमेंशन लेस हो भी जाता तो ये डायमेंशन लेस नहीं, एल नहीं बनेगा, एल टी माइनस 1 बनेगा। ठीक है, क्यों इसका एल इसका टी। लेकिन आप यहीं से बोल दोगे आगे, अगर ये ए भी होता तो भी नहीं होता, जैसे अभी ऊपर वाले में हुआ। अब डी पार्ट y इक्वल्स टू a अपॉन रूट 2 ब्रैकेट साइन 2 पाई टी अपॉन टी प्लस कॉस 2 पाई टी अपॉन टी, ये है बिग ब्रैकेट। ठीक है, ये स्मॉल ब्रैकेट। और इसमें जो थीटा है दोनों में सेम है, तो एक बार में चेक कर लो। थीटा ये चेक कर भी चुके हो वैसे, ये जो एंगल है, तो डायमेंशन ऑफ थीटा निकालो। 2 पाई का डायमेंशन होगा नहीं, टी का डायमेंशन टी, और ये टाइम पीरियड का डायमेंशन भी टी, तो ये टी 0 डायमेंशन लेस आ गया। ये डायमेंशन लेस आ चुका है, तो साइन थीटा भी डायमेंशन लेस, कॉस थीटा भी डायमेंशन लेस हो गया। अब डायमेंशन एलएचएस का हम पहले ही निकाल रखें, डायमेंशन ऑफ एलएचएस, ये डिस्प्लेसमेंट है बाई, ये बाई है, तो बाई का क्या आ जाएगा एल। अब डायमेंशन ऑफ आरएचएस, आरएचएस में ए क्या है मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट, तो इसका हो गया एल। रूट 2 कोई डायमेंशन लेस, रूट 2 का कोई डायमेंशन नहीं, डायमेंशन लेस है। साइन थीटा ये डायमेंशन लेस हो ही चुका है, साइन थीटा क्या होता है डायमेंशन लेस, और कॉस थीटा भी डायमेंशन लेस। तो डायमेंशन ऑफ आरएचएस क्या गया एल, और डायमेंशन ऑफ एलएचएस क्या है एल। हेंस डायमेंशन ऑफ एलएचएस इक्वल्स टू डायमेंशन ऑफ आरएचएस, हेंस इट इज डायमेंशनली करेक्ट। तो आप लिख दोगे हेंस इट इज डायमेंशनली करेक्ट। तो ये आपका ए पार्ट और डी पार्ट डायमेंशनली करेक्ट हुआ है, और बी और सी डायमेंशनली रॉन्ग हुए हैं। अब मैं 17 क्वेश्चन पे आ रहा हूं। क्वेश्चन 17, द वैल्यू ऑफ जी इन सीजीएस, कैपिटल जी इन सीजीएस सिस्टम इज 6.67 into 10⁻⁸ डाइन सेंटीमीटर टू माइनस ग्राम माइनस 2। कैलकुलेट द वैल्यू इन एसआई यूनिट, एसआई यूनिट में इसकी वैल्यू निकालो। तो पहले वो n2 इक्वल्स टू n1 m1 अपॉन m2 होल पावर a, l1 अपॉन l2 होल पावर b, वो वाला फॉर्मूला यूज करना है, t1 अपॉन t2 होल पावर c। तो उसमें abc निकालने के लिए इसका डायमेंशन की रिक्वायरमेंट होगी। तो g का डायमेंशन तो इससे निकलेगा ना, f इक्वल्स टू बताओ g m1 m2 अपॉन r स्क्वायर। तो g क्या आ जाएगा f r स्क्वायर अपॉन m1 m2। तो देखो f का डायमेंशन ml t माइनस 2, r लेंथ है, डिस्टेंस है, तो ये l2 स्क्वायर है, इसलिए ये भी मास ये भी मास, ये m2। तो g का डायमेंशन क्या आ गया यहाँ पर, m2 ऊपर ले जाओ, या 1 है m माइनस 1, l कितना हो गया 1 और 2, l3, और t माइनस 2। ये आपका रफ वर्क है, तो ये तो आपको याद करने के लिए बन दिया था। g का डायमेंशन यहां लिख रहा हूं मैं, डायमेंशन ऑफ g क्या आ गया ये वाला m माइनस 1 l3 t माइनस 2, ये लिख दिया। तो इसमें आपका जो एबीसी है उस फॉर्मूले को याद करना, अभी लिखूंगा मैं। a की वैल्यू क्या हो गई -1, b की वैल्यू 3 और c की वैल्यू -2, ये आ गई।
ठीक है। अब देखो N1 यहीं लिख देता हूं, N1 की वैल्यू ये है, ये N1 ही है, ये जो जी की वैल्यू इसने दे रखी है ना 6.67 इंटू 10⁻⁻8 यूनिट में नहीं लिख रहा हूं, ये रही, ये N1 है। अब आपका ये फॉर्मूला है, ऐसा यूनिट में निकालना है इसको, इस CGS में दे रखा है N2 = N1 m1/m2, ये फॉर्मूला था आपका, A L1/L2 V T1/T2 ये C। अब वैल्यू रखो, पहले तो N1 की वैल्यू रखो, ये रहा 6.67 इंटू 10⁻⁸। अब देखो जो N1 है उसी के लिए M1 होगा, तो किस में बोला है, इसने खुद बोला है CGS में, और CGS ही है ये। तो M1 क्या होता है, मास, तो CGS में मास क्या होता है, ग्राम। M2 ये N2 के लिए, N2 किस में जाना है, SI यूनिट में, तो SI यूनिट में मास क्या होगा, kg। जनरली अभी आपने निकाला है kg ऊपर आ रहा था, इसमें kg नीचे आएगा, इसकी यूनिट आएगी है N2, ये SI में निकालने जा रहा है तो SI में। और A कितना है, ये -1। L1 CGS में सेंटीमीटर, L2 1 मीटर, और B ये 3, T1 1 सेकेंड, यहाँ भी 1 सेकेंड, दोनों में सेकेंड होता है, C ये -2। अब देखो फर्दर सोल्व करो, 6.67 इंटू 10⁻⁸, ये 1 ग्राम और ये 1000 ग्राम, kg को चेंज कर दिया था, ये -1, ये 1 सेंटीमीटर, ये 100 सेंटीमीटर, और ये पावर 3, ये तो ऐसे ही कट गया, 1 की पावर -2 1 ही रह गया। अब देखो ग्राम से ग्राम कट गया, ये 6.67 इंटू 10⁻⁸, नीचे पावर -1 की आएगी, ऊपर जाके 1000 हो जाएगा ये, और ये 100 3 बार है, पावर 3, तो लिख दूँ ना 10² 10⁶ ऐसे करके, 100 इंटू 100 इंटू 100, तो 3 यहाँ जाके माइनस हो गई, ऊपर जाके 10⁻³ बचा, ये सोच लिया, ये 10⁻³ है, ये 10⁻6 ऊपर जाएगा, 10⁻³ इसमें ऐड हो जाएगा, तो कितना आ जाएगा 6.67 इंटू 10⁻11। अब इसकी साथ में यूनिट भी लिख देना, डायन की जगह क्या रखोगे, डायन तो CGS यूनिट है फोर्स की, न्यूटन, ये सेंटीमीटर को लिख दोगे मीटर, ठीक है, और ये kg, ये इसकी यूनिट आ गई। अब मैं 18 क्वेश्चन पढ़ रहा हूं, तो ऐसे क्वेश्चन हमने उसको करते वक्त भी करा दिए थे, उसमें भी कुछ सिंपल तो उसमें करा दिए थे। अब ये हार्ड नहीं है, चैप्टर के क्वेश्चन इजी है, इसके बाद थोड़ा ब्रेन लगेगा आपको, 3rd चैप्टर से करना शुरू करोगे जब, ये तो डायरेक्ट एक पैटर्न है, उससे हम करते चले जाते हैं। अब 18 क्वेश्चन, फाइंड द डायमेंशन ऑफ, ये कह रहा है इसका डायमेंशन बताओ A क्रॉस B का, इसका डायमेंशन बताओ इन द इक्वेशन, इस इक्वेशन में E = B - x² / AT, ठीक है, इसका डायमेंशन बताना है, वेयर B इज द एनर्जी, x इज इन द डिस्टेंस, T इज द टाइम। E एनर्जी है और x डिस्टेंस है, T टाइम है, ठीक है। तो पहले देखो B का इजीली निकल रहा है, B किस में सब्ट्रैक्ट, B में से क्या सब्ट्रैक्ट हो रहा है, x², इसका मतलब प्रिंसिपल होमोजेनिटी यही बोलती है, दो फिजिकल क्वांटिटी ऐड और सब्ट्रैक्ट तभी हो सकती हैं जब उनका डायमेंशन सेम हो। इसका मतलब बाय प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी डायमेंशन ऑफ B इक्वल्स टू डायमेंशन ऑफ x², क्योंकि B में से x² सब्ट्रैक्ट हो रहा है, तो इसका डायमेंशन B का वही होगा जो x² का होगा। अब x इसने क्या बोली है, डिस्टेंस, तो x² का डायमेंशन क्या होगा, L2, ये तो B का डायमेंशन आ गया। अब हमें A का निकालना है, A तो इसके भी नीचे है, इसके ऐसे इसको लिख दो एक बार, जल्दी दिखेगा आपको, E = B/AT - x² / AT। अब आपकी चॉइस है, इसका डायमेंशन सेम होगा तब ये सब्ट्रैक्ट हो रहे हैं, और जो इसका डायमेंशन होगा वही इसका डायमेंशन, या इसका डायमेंशन होगा तब वही इसका डायमेंशन है। अब कोई सा एक ले लो इनमें से, या तो इससे निकालो या इससे निकालो, आपकी चॉइस है। तो मैं इससे निकाल रहा हूं, ये तो लेना ही पड़ेगा, इनमें से कोई सा एक लेना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि इसका डायमेंशन सेम होगा, इसका डायमेंशन भी सेम होगा।
तो मैं आपको ए निकालना है, ये दोनों में है, इसको ऐसे लिख के ऐसे करना। तो देखो डायमेंशन ऑफ ई इक्वल्स टू, ये भी भाई प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी, डायमेंशन ऑफ बी अपॉन ए टी। अब ई क्या है? एनर्जी। एनर्जी का डायमेंशन याद है जो वर्क का है, एफ इंटू डी। लिख दूं डायरेक्ट? एनर्जी का जो डायमेंशन आएगा ना, जो वर्क का होता है वही होता है, काइनेटिक एनर्जी वाले फॉर्मूले से निकाल लेना, हाफ एम बी स्क्वायर। और वर्क का क्या होता है? एफ डी। एफ का क्या होता है? एम एल टी माइनस टू, ठीक है। और उसको एल से इंटू कर दोगे तो एम एल टू टी माइनस टू बन जाएगा, ये एम एल टी माइनस टू इंटू एल, तो ये क्या आ गया? एम एल टू टी माइनस टू। ये एनर्जी का डायमेंशन है जो यहाँ लिख रहा हूं, एम एल टू टी माइनस टू, एम एल टू टी माइनस टू। अब इसका डायमेंशन लिखना शुरू करो, बी। बी का डायमेंशन तो ये रहा एल स्क्वायर, ये एल टू अपॉन ए का आपको डायमेंशन निकालना है, और टी का डायमेंशन टी। तो ए को यहाँ ले जाओ, बाकी सब इधर ले आओ। तो यहाँ लिख रहा हूं, देखो इधर, इसको मिटा देता हूं। अब इधर से लिख रहा हूं इसको, डायमेंशन ऑफ ए, वो यहां भी लिख सकते हो, डायमेंशन ऑफ ए इक्वल्स टू एल टू अपॉन टी, तो एज इट इज एल टू अपॉन टी एज इट इज, ये नीचे आ जाएगा 1 अपॉन, ऐसे करके लिखता हूं, एम एल टू टी माइनस टू। अब सॉल्व करो इसको, देखो एल टू ऐसे कट गया, ये टी माइनस 1 बचेगा, एम ऊपर ले गए तो एम माइनस 1, क्या एल टू कट गया, टी माइनस 1, तो टी बचेगा ऊपर जाके, ये टी माइनस 1 बचेगा, ऊपर जाके टी। तो ये डायमेंशन ए का आ गया। हमें किसका चाहिए डायमेंशन? ए इंटू बी का। तो ए का डायमेंशन एम माइनस 1 टी, बी का डायमेंशन एल टू, तो ये एम इंटू ए इंटू बी का ये डायमेंशन आ गया, एम माइनस 1 एल टी टू। अब 19 क्वेश्चन, इसमें बस यही ध्यान रखना, जो भी फिजिकल क्वांटिटी ऐड या सब्ट्रैक्ट हो रही हो, डायरेक्ट दिखाई दे रही है तो उनका डायमेंशन वही आएगा, दोनों का सेम डायमेंशन है, तभी वो एडिशन या सब्ट्रैक्शन हो रहा है। तो बी का डायमेंशन वही होगा एक्स स्क्वायर का, वही हमने यहाँ यूज किया। इस पूरी क्वांटिटी का डायमेंशन इस पूरी क्वांटिटी का डायमेंशन सेम होगा, और इसका डायमेंशन इसका सेम होगा, इसका सेम होगा। अब मैं 19 क्वेश्चन पर बढ़ते हैं, ठीक है। क्वेश्चन 19, टेस्ट द डायमेंशनल कंसिस्टेंसी ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन, यानी चेक करो इक्वेशन ये दे रखी है, ये डायमेंशनली करेक्ट है क्या? v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी, ये चेक करो। तो चेक करने के लिए डायमेंशन ऑफ एल एच एस इक्वल्स टू डायमेंशन ऑफ आर एच एस। तो पहले डायमेंशन ऑफ एल एच एस, अब ये तो पता है ये स्पीड होती है वेलोसिटी, तो वेलोसिटी का डायमेंशन क्या है? एल टी माइनस 1। अब डायमेंशन ऑफ आर एच एस निकालते हैं, तो इसका डायमेंशन इसका निकालना होगा आर एच एस में, u प्लस ए टी का। अब u इनिशियल स्पीड है, तो स्पीड का डायमेंशन तो एल टी माइनस 1 आएगा, प्लस एक्सलेशन एल टी माइनस 2, एक्सलेशन का डायमेंशन है टी, तो ये हो गया एल टी माइनस 1 प्लस एल टी माइनस 1, ये सेम है। अगर सेम नहीं होते तो यहीं रॉन्ग हो जाता, तो फिर ये दोनों का डायमेंशन सेम आना चाहिए, प्लस है। तो जो भी डायमेंशन प्लस हो गए तो एल प्लस एल, जैसे एम एल आता है, एम प्लस एम आता है, तो एल टी माइनस 1 प्लस एल टी माइनस 1 एल टी माइनस 1 आएगा। तो दोनों का डायमेंशन सेम है। आप लिख दोगे डायमेंशन ऑफ एल एच एस इक्वल्स टू डायमेंशन ऑफ आर एच एस, हैंस इट इज डायमेंशनली करेक्ट। अब डायमेंशनली करेक्ट इसलिए लिख रहे हैं, जैसे आप यहाँ 380 लिख देते हो, अब पता है आपको फॉर्मूला रॉन्ग हो गया, लेकिन डायमेंशन तो इसका 3 लिखने के बाद भी यही देगा, और ये बोलेगा डायमेंशनली करेक्ट है, जो कि फॉर्मूला रॉन्ग है। अगर इसको हम 3 लिख देते तब भी यही निकल के आते डायमेंशन, और हम बोल देते इट इज डायमेंशनली करेक्ट। तो इसलिए हम बोलते हैं इट इज डायमेंशनली करेक्ट। ये तो हमें पता था कि ये पी इक्वल्स टू यू प्लस ए टी फॉर्मूला सही है, तो जो डायमेंशनली करेक्ट है वो जरूरी नहीं होता वो सही हो। कि आप 3 लिख के भी इस चेक करोगे तो डायमेंशनली करेक्ट बोलेगा ये। अगर डायमेंशनली रॉन्ग है तो फिर फिजिक्स का फॉर्मूला कन्फर्म रॉन्ग होता है, लेकिन डायमेंशनली करेक्ट है वो सही हो जरूरी नहीं है। ये आपका ए पार्ट हो गया। अब दूसरे पार्ट की बात करते हैं, बी पार्ट की। इसको भी चेक करना है सही है क्या। बी पार्ट एस इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। अब देखो हाफ की जगह हम 1/3 लिख देंगे,
तब भी ये डायमेंशनली, ये फॉर्मूला सही है, ये आपने याद कर रखा है, तब भी डायमेंशनली करेक्ट आएगा। या कुछ भी लिख दो, 8 लिख दो, तब भी डायमेंशनली करेक्ट आ जाएगा, लेकिन हो जाएगा रॉन्ग। इसलिए डायमेंशनली करेक्ट जो फॉर्मूला हो जरूरी नहीं है सही हो। अब इसको चेक करने के लिए डायमेंशन ऑफ LHS, लेफ्ट हैंड साइड का डायमेंशन निकालो। एस का यहाँ डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट, तो इसका डायमेंशन हो गया L। अब डायमेंशन ऑफ RHS निकालो। RHS का डायमेंशन किसका होगा? RHS आपके पास ये है UT प्लस हाफ AT²। इसका निकालना शुरू करते हैं। U इनिशियल स्पीड यानी स्पीड का डायमेंशन LT-1, T टाइम का डायमेंशन T, हाफ का कोई डायमेंशन नहीं, ए का एक्सलेशन LT-2, T² T2। तो देखो T-1 और T की पावर 1, T की पावर 0, तो 1 हो गया। L इधर सिर्फ L रह गया, लिख देता हूं चलो, ये T की पावर 0 प्लस ये L, ये भी T की पावर क्या हो गया, ये T है, T की पावर 2 -2 T की पावर 0। तो सिंपली क्या होता है L, और ये भी L, L प्लस L क्या होता है L। तो इसमें भी आ गया डायमेंशन ऑफ LHS इक्वल टू डायमेंशन ऑफ RHS, हेंस दिस इज डायमेंशनली करेक्ट। तो ये डायमेंशनली करेक्ट हो गया। समझ तो आ रहा है? अगर स्पीड ज्यादा लग रही है तो भाई आप बोल देना, मैं धीरे कर दूंगा कमेंट्स में, ठीक है। ये 2 क्वेश्चन थे ना, जो एक तो ये साइन वाला 15-16, ये कोमल सांगवान ने मुझसे पूछा अभी था व्हाट्सएप पे, तो उसके लिए देख 15-16 क्वेश्चन। और कुछ बच्चों ने ये भी पूछा था ये 13 वाला, 13 क्वेश्चन था, एक 10 वाला, तो मैंने सॉल्व कर दिए। अब देखो सी को चेक करना है डायमेंशनली, U² प्लस 2AS, ये आपको पता है स्पीड, फाइनल वेलोसिटी जिसको बोलते हैं, इनिशियल वेलोसिटी, ये एक्सेलरेशन, एस डिस्प्लेसमेंट। तो डायमेंशन ऑफ LHS निकालो। LHS B², B का डायमेंशन क्या होता है LT-1 और ये स्क्वायर, तो क्या आ जाएगा L2T-2, ये LHS का डायमेंशन हो गया। अब RHS का डायमेंशन ऑफ RHS, तो आपको किसका डायमेंशन निकालना है RHS में, ये U² प्लस 2AS। अब देखो U मीन्स इनिशियल स्पीड, इसका डायमेंशन LT-1, ये स्क्वायर, इसका हो गया, प्लस 2 का डायमेंशन होगा नहीं, एक्सलेशन A का होता है LT-2, S डिस्प्लेसमेंट L, तो ये हो गया L2T-2, इधर ये हो गया L2T-2, दोनों डायमेंशन सेम है, ऐड हो रहे हैं, तो ऐड होके यही डायमेंशन आ जाएगा L2T-2। जैसे आपने पढ़ा ना L प्लस L, सेम डायमेंशन सेम ही होगा। तो देखो यह भी डायमेंशन LHS RHS का सेम है, हेंस इट इज डायमेंशनली करेक्ट। तो ये इजी क्वेश्चन है। अब हम 20 क्वेश्चन पे बात करते हैं। क्वेश्चन 20, the escape velocity v of a body depend upon the acceleration। देखो ये डायमेंशन का आ गया, the escape velocity v of a body, तो डायरेक्ट लिख रहा हूं v of a body depend upon the acceleration due to gravity, acceleration due to gravity पावर लगा दी a, acceleration due to gravity g of the planet and the radius of the planet, रेडियस को कैपिटल R, ये पावर B, इस्टेब्लिश डायमेंशनली द रिलेशनशिप बिटवीन V, G एंड R। तो इसको हमने आगे लिख दिया V = K कांस्टेंट, G A R B, ये इक्वेशन फर्स्ट, ठीक है। अब बाय प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी डायमेंशन ऑफ LHS = डायमेंशन ऑफ RHS। तो स्पीड या वेलोसिटी का डायमेंशन लिखो LT-1, K प्रोपोर्शनली कांस्टेंट, डायमेंशन लेस, तो इसका डायमेंशन नहीं होगा। G एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, इट मींस एक्सेलरेशन, तो एक्सेलरेशन का डायमेंशन आप जानते हो LT-2, ये पावर A। R रेडियस ऑफ द प्लैनेट, तो रेडियस तो डिस्टेंस होती है L, ये B, ठीक है।
तो ये देखो इधर l की पावर 1 t की पावर -1, इधर l की पावर a, इधर l की पावर b, तो l की पावर क्या आ गई a प्लस b, ये t की पावर यहाँ क्या है -2 है, इधर t है नहीं। अब ऑन कंपेरिजन पावर्स को कंपेयर कर लो, तो देखो a प्लस बी, एल की पावर a प्लस बी, एल की यहाँ क्या है 1, ये 1, तो ये पहली इक्वेशन। यहाँ t की पावर -2 है, ये कितना है -1, तो ये 1 तो वो दे दिया, इसको 2 दे दो, 2 -2a इक्वल्स टू -1, ये थर्ड, तो पहले थर्ड से ही निकाल लो, फ्रॉम थर्ड ए की वैल्यू क्या आ गई माइनस माइनस कट के 1/2, अब 1/2 की वैल्यू सेकेंड में रख दो, तो डायरेक्ट लिख रहा हूं मैं फ्रॉम सेकेंड 1/2 वैल्यू यहां रखोगे ए की, तो 1/2 इधर जाके माइनस हो जाएगा, बी की वैल्यू क्या आएगी बताओ 1 - 1/2 लिख दी डायरेक्ट 1/2। अब पुटिंग द वैल्यू ऑफ ए एंड बी इन इक्वेशन फर्स्ट, ये ड्राइव हो गया, तो b इक्वल्स टू के जी, ए की वैल्यू कितनी है हाफ, आर बी की वैल्यू कितनी है हाफ, तो b इक्वल्स टू क्या आ गया के, दोनों में रूट लगा दो एक साथ, ये जी आर या आर जी कुछ ही लिख दो, ये फॉर्मूला ड्राइव हो गया क्वेश्चन नंबर 20 का। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट 21, ये थोड़ा हाँ ये थोड़ा ठीक क्वेश्चन है, ये भी किसी बच्चे ने मुझसे पूछा था, उसका नाम मुझे याद नहीं आ रहा है, शायद गुंजन शर्मा है या गुंजन शर्मा ने पूछा था व्हाट्सएप पर। अब देखो 21, if the velocity of light c, the constant of gravitation g, ये velocity of light c लिख नहीं रहा हूं, जगह कम पड़ेगी, c velocity of light, और ये gravitational constant g and Planck constant h, Planck constant h be chosen as fundamental units, ये कह रहे हैं इन तीनों को फंडामेंटल यूनिट लो, और फाइंड द डायमेंशन ऑफ द मास, और मास का डायमेंशन बताओ, लेंथ का डायमेंशन बताओ, टाइम इन टर्म ऑफ सी जी एच, ये बोल रहा है मास का डायमेंशन एम लिख दिया मैंने, और लेंथ का डायमेंशन और टाइम का डायमेंशन, इनके डायमेंशन बताओ इन टर्म्स ऑफ सी जी एच। ठीक है, तो पहले c क्या था, इसका डायमेंशन लिखो, पहले c का डायमेंशन क्या था, डायमेंशन ऑफ c, आप लैंग्वेज में लिख देना, डायमेंशन ऑफ c मैंने ऐसे बना दिया, c स्पीड ऑफ लाइट, तो ये हो गया LT-1। अब डायमेंशन ऑफ g, ये ऐसे ब्रैकेट में लिखते हैं डायमेंशन को, डायमेंशन ऑफ g का डायमेंशन यहीं से निकलेगा F इक्वल्स टू g m1 m2 अपॉन r स्क्वायर, तो g क्या हो जाएगा एफ आर स्क्वायर अपॉन m1 m2, तो देखो f का mLT-2, ये L2 और ये m2 हो जाएगा, दोनों का, ये अभी भी निकाला था ये m2, mLT-2 ये तो हो गया फोर्स का, ये L2 हो गया है, तो सॉल्व करो, तो m तो आ गया m-1, L हो गया यहाँ पर 3 और T-2, ये g का डायमेंशन आ गया। ठीक है, g का डायमेंशन आ गया m-1 L3 और T-2 और h प्लैंक कांस्टेंट, ये तो g का था, प्लैंक कांस्टेंट का डायमेंशन किससे निकलता है E इक्वल्स टू h म्यू, h का डायमेंशन, E एनर्जी है यहाँ पर, तो h E अपॉन म्यू, म्यू फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी रेसिप्रोकल ऑफ टाइम 1/t, इसका T-1, एनर्जी का डायमेंशन वही होगा जो वर्क का होता है mL2 T-2, या फिर ऐसे निकाल लेना F इंटू डी से, वर्क का ये तो होता है W इक्वल्स टू F इंटू डी, तो F में एक L इंक्रीज हो जाएगा, तो ये आ जाएगा mL2 T-2, ये तो एनर्जी का, और T-1 फ्रीक्वेंसी का, तो इसका डायमेंशन क्या आ गया mL2, ऊपर जाके ये प्लस हो गया T-1, ये h का डायमेंशन आ गया mL2 T-1, तो डायमेंशन ऑफ c, डायमेंशन ऑफ g और डायमेंशन ऑफ h mL2 T-1, इनको ऐसे भी लिखते हैं, लैंग्वेज में भी लिख सकते हो। ठीक है,
अब आप ये देखिए, हमें किसका निकालना है, MLT, और वो भी CGH के टर्म में निकालते हैं। ये फंडामेंटल बोल दिया इसने, ये किसी कंपटीशन में आया हुआ है, IIT IIEEE के में। ये जब लिख के भेजा था, वर्कशीट में तो पहले से था, ये पुरानी पहले की वर्कशीट बनी हुई है, लेकिन मुझसे क्वेश्चन पूछा था ये, तो मैंने कहा वर्कशीट एक साथ सॉल्व करा दूंगा तो उसमें आ जाएंगे। अब देखो हमें M ढूंढना है, इनमें आपको थोड़ा थॉट प्रोसेस यूज करना है कि इस तरह से इनको अरेंज करना है जो आपका M ही रह जाए, बाकी L और T कट जाए। देखो इसको इंटू करोगे तो क्या बनोगे, बन जाएगा L3 और T-2, और इससे डिवाइड कर दो तो M ही M रह जाएगा, ये कट जाएंगे। सोच लिया, देखो ऐसे HC/G, ऐसे निकाल के देखो क्या आ रहा है, SC/G। ये मैंने थॉट प्रोसेस सोच लिया है। M आपको ढूंढना है M, तो बाकी L और T हटने चाहिए, तभी तो निकल के आएगा M। तो देखो H लिख रहा हूं यहाँ, H एरा, ये आपने पहले सोच लिया है तभी कर पाओगे इनको, T-1, और C एरा L T-1, ये L लिखा है, और देखो G एरा M-1 L3 T-2, ये मैंने सोच लिया था। देखो L3 कट जाएगा, T-2 ये T-2 कट जाएगा। तो ये सॉल्व कर दोगे, एक बार लिख देता हूँ, ML3 T-2 अपॉन M-1 L3 T-2, तो ये हट गए, T-2 ऊपर जाके +2 हट गया, ये भी L/0, यानी सिर्फ बचा ऊपर जाके M1 और 1 M2 हो गया, ये M² आ गया। तो M क्या बन गया फिर, M का डायमेंशन अब लिख देना है, डायमेंशन ऑफ M, ठीक है। तो M का डायमेंशन क्या आएगा, HC/G, ये पावर हाफ, यही तो आएगा अंडर में। तो इसको आप ले सकते हो H पावर हाफ, C की पावर हाफ, G की पावर नीचे, ऊपर जाके लिख दो -हाफ। ये डायमेंशन ऑफ M आ गया, M का डायमेंशन आ चुका है आपके पास। अब आपको किसका चाहिए, L या T, ठीक है। ये M का डायमेंशन आया, अब L का चाहिए, L का है, हाँ तो T-1 कट जाएगा इसमें, देखो दिस अपॉन दिस कर दो, H/C, तो T-1 कट जाएगा, M का आपका आ चुका है, L का डायमेंशन मिल जाएगा। यानी ऐसे लिखना शुरू करो, H/C, ये आपको देखने पड़ेंगे, H/C, तो H एरा ML2 T-1 और C एरा LT-1, और T हट गया, तो ये क्या बचा, M ऊपर जाके L, यही तो बचा। M का डायमेंशन हमारे पास है, तो डायमेंशन ऑफ L क्या आएगा फिर, डायमेंशन ऑफ L इक्वल्स टू आएगा H/C, और M भी इधर आ जाएगा नीचे। अब देखो H को तो आपने H लिख दिया, C को C लिख दिया, M का डायमेंशन ये रहा, M का डायमेंशन आपने लिखा H/2, C/2, G की पावर -12। अब देखो H की पावर हाफ ऊपर जाएगा, ये 1 है, तो कितना बचेगा H की पावर -12, H की पावर कितना बचा, ऊपर जाके -12, C की पावर 1 और हाफ 3/2 हो गई, ऊपर जाएगा तो C की पावर कितनी हो जाएगी, -3/2, और G की पावर ऊपर जाएगा तो ये पॉजिटिव हाफ। ये डायमेंशन L का आ गया, ये डायमेंशन ऑफ L आ गया, M आ गया। अब आपके पास T का डायमेंशन चाहिए, इससे निकाल लो फर्स्ट से, कहाँ निकालूं, इसको मिटा देता हूं, ये डायमेंशन ऑफ L, ये आपका एक आंसर ये हो गया, डायमेंशन ऑफ L इधर से मिटा रहा हूं, ठीक है। अब हमें किसका चाहिए डायमेंशन, L का डायमेंशन चाहिए। अब L के डायमेंशन, L का आ गया, T का डायमेंशन चाहिए, तो T तो इससे ही निकल जाएगा, किसी से निकल सकता है, अब AG पड़ेगा। तो देखो T का डायमेंशन यहां से निकल रहा हूं, ये क्या है, C = LT-1, तो T इधर ले जाओ, तो देखो ऐसे T-1 इधर हो गया, ये हो गया L/C, तो T-1 क्या हो गया, T, ये डायमेंशन आ जाएगा L/C, यही तो बन गया, ये L है, ये C लिखा है मैंने, ठीक है। T इधर आके 1/T-1 हो गया, C आ गया। अब C तो आपको फंडामेंटल बोल ही रखा है, L के डायमेंशन ये लिख दो, तो देखो L का डायमेंशन लिख रहा हूं H-12 C -3/2 G हाफ,
अपॉन सी, ठीक है। ये डायमेंशन इधर से मिटा के इस आंसर को यहाँ लिख देता हूँ। वैसे तो अब रिक्वायरमेंट नहीं है, एक लाइन और लिख लिया मुझे, यहीं लिख दूँ। देखो इसका अगला स्टेप आएगा h की पावर -12, एज इट इज। c ऊपर जाके क्या हो गया, -1 बच गया, -3/2 और -1 कितना हो गया, -5/2 और g हाफ एज इट इज। ये डायमेंशन ऑफ t आ गया, डायमेंशन ऑफ t। ये डायमेंशन ऑफ m, ये डायमेंशन ऑफ l, ये डायमेंशन ऑफ t इन टर्म ऑफ CGH। ये किसी एग्जाम का क्वेश्चन है, IIT IEEE। अब देखो 20T क्वेश्चन। क्वेश्चन, द हीट डिसिपेटेड in a resistance can be determined from the relation। हीट किसी रेजिस्टेंस में कंज्यूम हो रही है, वो H = ये दे रखा है फॉर्मूला, I² RT/4.2 कैलोरी। इफ द मैक्सिमम एरर मेजरमेंट ऑफ करंट, रेजिस्टेंस एंड टाइम आर। तो पहले करंट की एरर दे रखी है, इसमें यहां लिख देता हूं। करंट की एरर, मैक्सिमम एरर दे रखी है, परसेंटेज एरर है, इनटू 100 कितनी दे रखी है, 2%। करंट रेजिस्टेंस की, रेजिस्टेंस में दे रखी है 1%, और टाइम की एरर दे रखी है, ये गिवन है आपके पास, ये भी 1%। Resistance and time are 2%, 1% and 1% respectively. What will be the maximum error in the dissipated heat? तो H की maximum error बताओ। तो error के लिए चल जाओ इसमें, डेल्टा H/H इक्वल्स टू I पावर है 2 आगे, डेल्टा I/I प्लस R का डेल्टा R/R प्लस टाइम के लिए डेल्टा T/T। ये हो गया, ठीक है, इसमें कोई एरर होगी नहीं। अब परसेंटेज के लिए जाओ, डेल्टा H/H इंटू 100, ये हीट की परसेंटेज एरर, ये डेल्टा I/I इंटू 100 ब्रैकेट प्लस डेल्टा R/R इंटू 100 प्लस, ये परसेंटेज एरर निकालने के लिए हमने 100 से मल्टीप्लाई किया है। अब इनकी वैल्यू पुट कर दो, 2 डेल्टा I/I, यानी I की परसेंटेज एरर कितनी है, 2 डेल्टा R/R इंटू 100, R की परसेंटेज एरर इसने बोली है 1, डेल्टा T की भी इसने बोली है 1, तो कितना हो गया, 4 + 1 + 1 कितना हो गया है, 6%। तो इसका आंसर हो गया 6%, ठीक है। अगर आपके, ये तो आपकी वर्कशीट है, जनरली वो क्वेश्चंस आपको इसमें कराए हैं जो मोस्टली टीचर्स एग्जाम में पूछ लेते हैं। ज़्यादातर टाइप हो गई हैं, लेकिन फिजिक्स में क्वेश्चन खूब ज़्यादा बनते हैं। अगर और भी कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट कर सकते हैं, व्हाट्सअप कर सकते हैं, ठीक है। और वर्कशीट तो क्वेश्चन तो बहुत सारे हैं फिजिक्स में, इवन सेलेक्टेड क्वेश्चन को ये, लेकिन ये क्वेश्चंस आपकी वर्कशीट के वाले क्वेश्चन तभी समझ में आएंगे जब पहले थ्योरी पार्ट कर लोगे, यानी इसकी वीडियो पहले यूनिट एंड मेजरमेंट्स की वीडियो हैं, उनको एक बार देख के फिर इनको करना, तो अच्छे से समझ में आ जाएंगे। जिन्होंने नहीं देखी है, जिन्होंने देख ली या चैप्टर पढ़ लिया है, वो कर सकते हैं, उनकी समझ में।